नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। फिर से स्वागत है आपका दंगल देश का। आज हम बात कर रहे हैं कि 5 राज्यों में जब विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं तब सरकार किसकी बनेगी। अभी अगर रुझान पे नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 200 के पार अपनी सीट की लड़त बनाई हुई है। बात करें असम की तो असम में बीजेपी आगे चल रही है। केरल की बात करें तो एनडीएफ को फायदा होता दिख रहा है। तमिलनाडु में एडीएमके आगे चल रही है। अब प्रश्न ये होता है कि सबकी नज़र इस विधानसभा में जो बात करें तो पश्चिम बंगाल के ऊपर खास तौर से टिकी हुई थी, क्योंकि सूत्र भी दिया गया था कि 2 मई दीदी गई। लेकिन अभी जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि दीदी ने वापसी कर ली है, दीदी आ गई है। अब भाजपा के लिए ये प्रतिष्ठा का जंग था, लेकिन फिर भी भाजपा को अगर पिछली विधानसभा की चुनाव की सीटों की कंपैरिजन में बोला जाए तो भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अच्छी सीटें हासिल की है। अभी तो रुझान है, आगे चलकर और पूरा मामला चित्र क्लियर हो जाएगा। तो बस यही हमारे आज का चर्चा का विषय है कि 5 राज्यों में आखिरकार सरकार किसकी और आगे क्या। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व अधीक्षक सचिव अनिल पटेल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा की ओर से सत्येंद्र कुलाबकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रसाद गढ़वी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपकी ओर से प्रतिमा पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है सबसे पहले के न्यूज में। आपसे शुरुआत करते हैं अनिल जी, आपको क्या लगता है ये 5 राज्यों के विधानसभा के आज नतीजे हैं। पश्चिम बंगाल, सबकी नजरें भले 5 विधानसभा पर हो, लेकिन सबकी नजरें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो मोदी वर्सेस ममता की जो जंग थी वो आखिरकार उसका नतीजा आज है। आपको क्या लगता है? मैं तो ये बताने जा रहा हूँ कि चुनाव का नतीजा कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई सवाल ही नहीं रहता, क्योंकि आम जनता अभी जो कोरोना की महामारी में जो पीस रही है, हम लोग कौन जीतेगा कौन हारेगा की बात कर रहे हैं। लोगों को, ये चुनाव करने वाले को भी, चुनाव अधिकारी को भी, चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि ये जो महामारी चल रही है उसमें कौन जीते कौन हारे। मैं तो ये कहने जा रहा हूँ कोई भी जीतेगा, जो भी जीतेगा, मैं तो बोल रहा हूँ असल में वो हार रहा है। लोगों के सामने वो हार रहे हैं, क्योंकि वो हार जीत का सवाल नहीं है, ये लोगों का आज ज़िंदगी का सवाल था। लोगों आज हर जगह देखो, आप पूरे भारतवर्ष में देखो, कोई भी राज्य में देखो, महामारी चल रही है। कोरोना की महामारी में लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं, कहीं कहीं बेड नहीं मिल रहा, और उस वक्त हम लोग कौन जीतेगा और कौन हारेगा बात करने का मुझे तो ये लग रहा है कि ये स्थान है। फिर भी अभी जब डिबेट चल रहा है तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत जो युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, तो हम मानते थे कि महाभारत एक कैसा युद्ध था। मुझे तो ये लग रहा है इलेक्शन उससे भी इतिहास बना जाएगा जी, क्योंकि वो जो युद्ध था वो भाइयों के बीच में युद्ध था, और जो इलेक्शन हो रहा है वो तो अंदर अंदर की महामारी पे युद्ध हो रहा है। आप सोचो कि एक और कोरोना चल रहा है और दूसरी ओर इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन में जो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो सवाल नहीं है, लेकिन लोग आज मर रहे हैं, उसको सोचना चाहिए। मैं तो ये बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो उस ज़माने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो महाभारत सबसे बड़ा श्रेष्ठ युद्ध माना जाता। लेकिन अभी तो मैं बता रहा हूँ कि जो ये वेस्ट बंगाल या जो भी 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, वो युद्ध से भी खतरनाक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, मैं ये मानता हूँ। लोगों में उसके लिए भरों भर जो असंतोष दिखा जाएगा, क्योंकि जब मर रहे हैं वहाँ ये युद्ध नहीं है। ये युद्ध होता तब भी कोई मानता कि ये अच्छा युद्ध है, इलेक्शन एक युद्ध है, लेकिन ये तो एक किसी की मरते हुए लोगों के ऊपर हम लोग जश्न मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है इलेक्शन का। दूसरा, एक महाभारत में एकलव्य का एक पात्र था, आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तब महाभारत में ऐसा आता है कि एकलव्य एक श्रेष्ठ बाणावाली होते थे, लेकिन अर्जुन को अच्छा दिखाने के लिए द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट लिया था।
तो एक अच्छे से अच्छा रोल अगर मैं मानता कि ये जो पदाधिकारी अभी है, जो नेता लोग हैं, अगर एकलव्य का रोल भी कम से कम करते तो मैं मानता हूँ कि महाभारत का कुछ अच्छा लक्षण। ये तो युद्ध किया, युद्ध किसके, भाइयों भाइयों के बीच। एक में पांडव भी भाई थे और कौरव भी भाई थे, भाइयों भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा था। और महाभारत को हम इतना श्रेष्ठ माने जाते हैं, उससे बदतर युद्ध कोई नहीं हो सकता। ऐसा ही रामायण की बात करते हैं हम लोग, जो रामायण में जो आता है कि रावण और राम का युद्ध हुआ। क्यों हुआ? राम का ऐसा कैसा पात्र हो गया कि राम और रावण को युद्ध करना पड़ा? क्यों? राम को पता नहीं था? आज भी यही हालत है। जो भी लोग सत्ता में है उसको सब कुछ पता था, फिर भी ये इलेक्शन हो रहा है। कोर्ट क्या बोल रही है? कोर्ट बोल रही है कि इलेक्शन आयोग को, चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को हत्या के मामले में कटहरे में खड़ा करना चाहिए। खड़ा करने की क्या बात कर रहे हो? खड़ा कर दो, डाल दो अंदर, तब पता चलेगा कि चुनाव आयोग क्या है क्या नहीं है। ये तो चुनाव आयोग को कटहरे में डालने की आवश्यकता है, ऐसा हाई कोर्ट बोल रही है। और सुप्रीम कोर्ट, मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर जो सच बात है, नीति की बात कर रहे, सुओ मोटो करके डाल दो चुनाव आयोग को। बोलेगा चुनाव आयोग कि किसके कहने पे हम लोगों ने चुनाव किया, किसके लिए किया। ये लोगों की ये जो जो लोग मर रहे हैं उसका कभी सोचा ही नहीं। और आज कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं तो मानता हूँ ये हार जीत का सवाल नहीं। आज हम लोग सब हारे हैं, लोग हार गए हैं, लोगों की हालत हार गई है। लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इलेक्शन तो आता रहेगा जाता रहेगा, कौन जीता कौन हारा वो ऐसा नहीं है कि जो जीता वो सिकंदर। अभी तो जो जीता है वो भी हारा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो महामारी में जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ जी। सत्येंद्र जी, यहाँ पर बहुत बखूबी रीत से अनिल जी ने ये प्रस्तुत किया है कि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना काल में ये जो चुनाव हुए थे और जिस तरीके से चुनावी रैली हुई थी, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना काल में सिचुएशन कितनी खराब है। जहाँ तहाँ देखा जाए वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। अगर अब हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, तो हमने भी देखा कि चुनावी रैलियाँ किस तरीके से हुई। अब अगर जैसे कि यहाँ पर तो रुझान बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पर पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी होती है एक पार्टी के तौर पे, आगे अगर पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोटक बन जाता है तो फिर भाजपा कितनी सहाय करेगी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करती, ये आपको इस बात का अंदाज होगा। जहां पर हमारा कार्य क्षेत्र है, जैसे गुजरात में गांधीनगर हमारा कार्य क्षेत्र था, जहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन पिक्चर में आता था, वहां पर हम लोगों ने इलेक्शन कैंसिल करवाया है। बट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन कब करेगा, किस स्वरूप में करेगा, कहाँ करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो वो हम लोग तय नहीं करते कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस चर्चा का विषय लेना कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन करवाया या भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लोगों को झोंक रही है, ये सरासर जो थॉट प्रोसेस है वो गलत है। मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैं बंगाल की, आपने कुछ सवाल पूछा, बंगाल के इलेक्शन में मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहे हुए वो शब्द याद आते हैं कि जब वो कहते थे कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज 3 सीटों की जो पार्टी थी जिनके लिए ऐसा कहा जाता था कि उनके लिए तो एक सीडान गाड़ी ही काफी है, आज 83 सीट के रुझान पॉजिटिव पे जा रही है, जिसका मतलब है 80 सीटों पर एडिशनल सीट्स भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीती है। और ये एक ट्रेंड है कि जो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति बदलने के लिए जा रहा है। अगर इसी रुझान को हम मान के चलते हैं तो हम एक विपक्ष में रहेंगे और एक मजबूत विकल्प होगा विपक्ष का बंगाल में, ये आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। हम और एक चीज मानना चाहते हैं, हम धन्यवाद आभार मानना चाहते हैं बंगाल की प्रजा का कि जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हमको वोट शेयर दिया। हमारा लास्ट ईयर इलेक्शन में 9% जैसा सिर्फ वोट शेयर था, जो इस बार तृणमूल से हार्डली 7.5% कम आया है, विच इज अ रिमार्केबल डिफरेंस एज फार एज। हाँ, सीट की टैली में अभी भी मैं ये मानता हूं कि हमारी अपेक्षाएं काफी ज्यादा थी, बट भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानता है कि निशान चूक माफ, बट नीचू निशान माफ नहीं।
जी अगर आप टारगेट ही लो लेकर चलोगे, 3 सीट है, हम लोग कितने आएंगे, तो 10 सीट 15 सीट आएंगे। हमने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, भारतीय जी जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व पर हमने 200 का टारगेट लिया था। हम उसमें जरूर पहुंचे नहीं है, बट 3 से 200 का टारगेट जी लेना स्वयं में एक हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा टारगेट था। और मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे लैंडस्लाइड सीट जीती है, कई तो सीट ऐसी है जो लेफ्ट की बेस्ट ऑन सीट्स कही जा सकती है, ऐसी जी, जहां पर लेकिन कहीं ना कहीं 40। निगाहें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की सीट पर टिकी हुई थी। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि पूरे के पूरा चुनाव का अगर हम अवलोकन करें, तो जो 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 पार्टी सिर्फ 3 सीट लेकर लास्ट इन टाइम थी, उसने इतना बड़ा पैराडियम शिफ्ट हम कह सकते हैं वोट शेयर में, सीटों में। और ये आने वाले दिनों में बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सोच को स्वीकारा है, और हम लोग एक मजबूत विपक्ष से वहां पर रहेंगे। ये मेरा आप लोगों का आपके माध्यम से वायदा है। जी, प्रशांत जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल वो खेला होवे से सबकी मतलब नजरें टिकी हुई थी कि ये खेल में आखिरकार जीत किसकी होती है, और नंदीग्राम जो बहुत ही मतलब विवादित मुद्दा रहा था पश्चिम बंगाल की, अगर चुनावी रैलियों की हम बात करें उसमें भी, आपको क्या लगता है, नंदीग्राम की सीट की बात करें और ओवरऑल पश्चिम बंगाल की बात करें तो दीदी जो मतलब सूत्र दिया था भाजपा ने, 2 मई दीदी गई, लेकिन ये तो दीदी आ गई अब। इस तरीके से प्रचार प्रसार तीन दिनों से चला, 2 मई दी गई, लेकिन आज की तारीख पे रिजल्ट आ रहा है उसकी। और जिस तरीके से भाजपा ने बोला था 200+, मुझे लग रहा है कि अब 2 मई भाजपा की हवा निकल गई। और खेला हो गए वर्सेस विकास हो गए, जो पूरा हमने तो पूरा बंगाल का 1-2 बार ऑलरेडी डिबेट किया हुआ है, जो जी ट्रेंड जा रहा है। और जिस तरीके से लग रहा था कि भाजपा का जो आक्रामकता जो दिख रही है, और वो कुछ जो रिजल्ट लेके आएगा, भले सरकार बने ना बने, लेकिन दीदी को इतना तमाचा जरूर लगे कि वो पूरा मतलब ऑलमोस्ट डाउनफॉल हो, लेकिन उसके सामने वो ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल खड़ी है। तो ये जो दोनों का जो पोलराइजेशन हो गया, उससे क्या हुआ, कांग्रेस और सीपीआईएम मतलब लेफ्टिस्ट साइड में हो गए, बीजेपी ने उनकी जगह ले ली, दीदी वहीं की वहीं क्लियर जी कट दिखता है। बंगाल की जनता ने दीदी को प्यार दिया, दीदी को आशीर्वाद दिया, और कहीं ना कहीं दीदी की जो भी विकास की राजनीति होगी वो सबको एक्सेप्टेबल होगी, इसीलिए आज का ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। उनका दूसरा कॉन्फिडेंस आप देखोगे, एक ही सीट नंदीग्राम से लड़ना, वेंदु अधिकारी जैसे नेता, जो उनके बहुत ही मतलब सेकंड नेक्स्ट सीएम थे, उनके भी खास थे, यूपी में जाते हैं वहीं से लड़ते हैं, उनको चैलेंज देते हैं, और आज के टाइम में देख रहे हैं कि वहीं से दीदी जीत रही है। तो ये कॉन्फिडेंस एक ही दिखा रहा था कि दीदी इतनी कॉन्फिडेंस है, मतलब कहीं ना कहीं सीएम पॉजिटिव हो जाएगा। बीजेपी के लिए बेनिफिट एक ही है कि 3 सीट से 83 86 भी फाइनल उनका आंकड़ा है। मजबूत विपक्ष पहली बार शायद बंगाल को मिलेगा, क्योंकि आज तक विपक्ष में 2 पक्ष रहते थे, कांग्रेस और लेफ्टिस्ट, और वो दोनों 40 45 सीट लेते थे। तो वो उतनी मजबूताई नहीं थी, कुछ भी चीजों का अगर विरोध भी करता है तो विपक्ष जो मजबूत, जैसे हम बोल रहे हैं ना, हमारे यहाँ विपक्ष इतना अच्छा नहीं है, लोकसभा में उतना जी अच्छा नहीं है, तो वैसे बंगाल में एक मजबूत विपक्ष बंगाल की जनता को मिलेगा। दो बेनिफिट मिलेंगे, एक की खुद की राजनीति, और अभी बीजेपी का बहुत ही बड़ा एक संख्या मतलब हो चुका है। तो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं बीजेपी अगर लागू करना चाहती है के माध्यम से हम सजेशन देके, मैं आशा रखता हूँ दीदी विपक्ष का सुने, क्योंकि बीजेपी को विपक्ष को भी सुनती है नहीं। पूरे देश में कोरोना की महामारी चल जी रही है, कहीं सर्वपक्षीय बैठक बुलाई नहीं है, कोई भी स्टेट में बाकी विपक्ष को साथ में बिठा के सभी को बुलाया नहीं है, उसको कोई भी नहीं ली। मेरे मित्र अनिल भाई ने बहुत ही अच्छी फिल्म दिखाई कि ये हम हार गए, ये है, मैं उनकी बातों के साथ सहमत हूँ। अगर आज हम ये डिसीजन तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट इसलिए नहीं है कि सब कुछ हो चुका, पानी बह चुका है। इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार, वो सब जी चाहे तो इलेक्शन कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने मतलब एक परसेंट भी जनता का सोच के एक रिक्वेस्ट लेटर नहीं डाला। तो ये ऐसी महामारी चल रही है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमारा गांधीनगर तो छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ बंगाल में आप देखो तो 10 लाख की निकल रही थी। तो कुछ
कांग्रेस, लेफ्टिस्ट, डीएलएफ, एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने एक ही लेटर नहीं डाला है, उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कैंसिल करवाए, भले ही कमीशन इलेक्शन सरकार नहीं देती है, तो किसी की प्रोएक्टिवली आगे आने की हिम्मत नहीं बताइए, तो हम तो हमारा धर्म निभा रहे हैं, आइए चर्चा जी। करते हैं रिजल्ट के ऊपर, और रिजल्ट से लोगों को भी तो पता चलेगा कि बाहर में हवा क्या चल रही है, माहौल क्या चल रहा है। तो ओवरऑल बंगाल में और बाकी 5 हम वन बाय वन बंगाल जिसके ऊपर जो नजर थी, आज ठीक है, अच्छा हुआ, एक क्लोजर आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, और दूसरा रुझान हम कल से देखेंगे कि हर तीसरी व्यक्ति में एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है आज की तारीख में बंगाल में, तो कल से हम वो भी रुझान पढ़ना शुरू करेंगे। हैट्रिक मार रही है तो इसी को हम बोले बंगाल की जनता जितनी हमारी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जनता पीछ रही है, उतनी वो न पीछ क्योंकि उनको इतना आशीर्वाद मिल चुका है, और केंद्र को भी पूरी रिक्वेस्ट करें कि वहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना है, वेंटिलेटर की शॉर्टेज ना है, अभी से आप काम जी। पे लग जाओ, रिजल्ट तो आना आ चुका है, और अभी दीदी को साथ में रहकर आपको बोल रहा हूँ ना, बीजेपी जो बोलती है सकारात्मक राजनीति, तो अभी आप विपक्ष में हो, सकारात्मक जी। राजनीति जी। कर देना, और बंगाल की जनता को 1% तकलीफ ना पड़े, ऐसा ध्यान रखना। जी बिल्कुल। प्रतिमा जी भी आपकी ओर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिमा जी, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वो जो मोदी वर्सेस दीदी था, वहां पर अभी दीदी की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, आपका क्या मानना है पश्चिम बंगाल की राजनीति पर? सबसे पहले तो मैं जो हमारे देश के, हमारी दुनिया के जो भी लोग कोरोना की महामारी में गुजर गए हैं, उन सबको नमन करते, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और सभी के लिए जो भी हम लोग सुरक्षित है, आगे सुरक्षित रहे, परमात्मा की सब पे कृपा बनी रहे, सब लोग इस महामारी से जल्द बाहर निकले, ऐसी भी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस डिबेट में हम पार्ट ले रहे हैं। ये भी एक आप मीडिया वालों का एक काम है, आपका जो एक सभी समाज के सभी लोगों के साथ चलना है, तो ये एक डिबेट के लिए भी आपको भी ये सब करना पड़ रहा है, हम आपको समझते हैं। और बात करें हम चुनाव की, जी। तो जैसे कि जिस तरह से मोदी जी और अमित जी बंगाल में जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके सामने जिस तरह से दीदी ममता दीदी इतने सालों से बंगाल को संभालते आ रही है, और बंगाल के लोगों ने उनके ऊपर इतना भरोसा रखा था, इसीलिए इतनी बहुमति से वापस उनको वहां बिठाया है। और जी। बंगाल में ममता दीदी ने सभी सुविधाएं मुहैया की होगी, इसीलिए जी। इतने मोदी जी आए, अमित जी आए, इतने सारे लाभ के लिए बात किया कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर भी बंगाल की जनता ने ममता जी को आज गद्दी पे बिठाया। जी। तो जाहिर सी बात है, आगे विपक्ष बन के भाजपा सक्षम विपक्ष बन के वहां पे काम करें, जी। और जो वादे उन्होंने जीतने के बाद करेंगे, अगर वो वादे उनके वापिस वो मजबूर करते ममता दीदी को उसको लागू करने में, तो भाजपा को भी हम मान जाएंगे कि जो वादे उन्होंने हार के भी पूरे किए जनता के लिए, तो जी। बहुत अच्छी बात होगी। और बाकी के राज्यों में भी जो तकलीफ हो रही है इस महामारी में, उसको भी ध्यान रखे भाजपा, और जहाँ पे भी वो है उनकी वो सत्ता में है, पूर्ण बहुमत से है, वहां पे जो वादे किए थे उसको निभाए, और इस महामारी में जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाले। जी। अनिल जी, यहाँ पर बात ये थी कि अगर ममता बनर्जी यहाँ पर अगर अपनी सीट पर से हार जाती तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति थी या उनकी जो गति, जिस रफ्तार से ममता बनर्जी मतलब एक विपक्ष के एक स्ट्रॉन्ग चेहरे के रूप में ममता बनर्जी की जो छाप थी वो कहीं ना कहीं धूल जाती। लेकिन ममता दीदी ने जिस तरह हैट्रिक लगाई है, लड़त बना दी है, नंदीग्राम पे से भव्य विजय हासिल किया है, कहीं ना कहीं लगता है कि 2024 में अगर सारे विपक्ष साथ में आ जाए और एक वो जोड़ तोड़ वाली या गठजोड़ वाली एक अगर पार्टी भी बनती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी आगे आ सकती है। क्या कहना है आपका?
देखो, वेस्ट बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं और वहाँ जब ममता जी जो चीफ मिनिस्टर है, वो डाउन टू अर्थ काम करने वाली लेडी है। वो इंदिरा गांधी के बाद कोई अच्छी नेता जो बनी है, अच्छी नेता, नेता मतलब दो तीन चीज़ होती है। हम महाभारत को अगर फिर से याद करें तो महाभारत में कृष्ण का जो रोल था, जो कृष्ण का जो पात्र था, कृष्ण को क्या पता नहीं था वो बताओ। फिर भी चीरहरण हुआ द्रौपदी का, सबको पता था कि भाई कृष्ण को तो पता ही था। धृतराष्ट्र आंख से अंधा था, कौरवों का क्या हाल था सबको पता था। दुर्योधन क्या था किसको नहीं पता था। बोल रहे थे कि पांडवों अच्छे लोग हैं, पांडवों को न्याय मिलना चाहिए, किसको नहीं पता था। फिर भी महाभारत हुआ। ये क्यों हुआ? कृष्ण को नहीं पता था। अगर कृष्ण चाहता तो वो टाल सकता था। हम लोग जहाँ तक महाभारत को जानते हैं, फिर भी हम महाभारत में कृष्ण का जो पात्र है उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मैं तो महाभारत जहाँ तक समझाऊँ, मैं यात्रा धाम में काम किया है 10 साल, तो मुझे याद है कि एकलव्य का जो पात्र है, अगर एकलव्य का पात्र कोई भी नेतृत्व निभाएगा तो मैं मानता हूँ कि ये जो भारतवर्ष में लोगों को कोई जानहानि या कोई तकलीफ होने वाली नहीं। मैं दूसरी ओर बताऊँ, आप रामायण की बात कीजिए। रामायण में राम को सब कुछ पता था, उसको वनवास जाना था वो भी पता था, कई मंथरा क्या मांगने वाली है वो भी पता था, सीता का हरण होने वाला वो भी पता था। अगर उसको सब कुछ पता था तो आप सोचो कि फिर भी रावण और राम का युद्ध हुआ, तो एक ऐसी विटंबना है। आप सोचो, हम अपने नेता को उसके पात्र में देखना चाहते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि रामायण में सबसे अच्छा पात्र जो अगर देखो तो एक गांव का, एक नदियाँ पार कराने वाला केवट सबसे अच्छा पात्र होता है कि उसने बिना स्वार्थ राम की नैया पार करवाई और उसके बदले में उसने कोई मांगा भी नहीं। तो आप सोचो कि ऐसा नेतृत्व की अभी ज़रूरत है। तो हम लोग अभी जो कोई नेतृत्व हमारे देश में चल रहा है, क्या हम राम और कृष्ण के बराबर, उससे अच्छा, मतलब उससे श्रेष्ठ मतलब क्या होता है वो तो आप सोचो। युद्ध करने वाले, महामारी करने वाले श्रेष्ठ, तो यही हुआ वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ। अगर मैं तो मानता हूँ अगर सभी ने बायकॉट किया होगा, मान लो कि वो रह के चुनाव आयोग ने इलेक्शन किया, चुनाव आयोग के ऊपर तो कोई होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर कोई ना कोई अंकुश तो होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अंकुश नहीं है तो हाई कोर्ट का होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, किसी न किसी का तो होगा। कि इतनी महामारी भारतवर्ष में चल रही है और उस संजोगों में मैं इलेक्शन वहाँ करवाऊँ, कौन आया, कौन हारा, कौन जीता, वो सवाल नहीं। मैं तो मानता हूँ ममता दीदी को भी वो इलेक्शन का बायकॉट करना चाहिए था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि चुनाव आयोग ने किया, तो चुनाव आयोग का बायकॉट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो सत्ता में है पार्टी, उसको भी उसका बायकॉट करना चाहिए था। अगर इलेक्शन वहाँ नहीं होता तब भी हम मानते कि ये राज्य अच्छा राज्य, अपनी संस्कृति अच्छी है, ये हम लोगों ने लोगों के लिए सब कुछ किया। ये तो लोगों में अभी भय का माहौल पैदा हो गया है। आप कहीं भी सुनो, कहीं भी बात करो तो ऐसा बोलेगा कि अभी जो महाराष्ट्र में महामारी चल रही है, गुजरात में महामारी चल रही है, उससे ज़्यादा खतरनाक महामारी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद ये कोरोना का वेव बहुत बड़ा आने वाला है। तो क्या हालत होगी आप सोचो। हम तो महाभारत और रामायण के जो युद्ध हुआ उससे भी खराब हालत में हम लोग जी रहे हैं। हम लोगों ने संस्कृति कुछ सोचा ही नहीं, संस्कृति देखी ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है महाभारत की क्या अच्छी बात लेनी है, रामायण की क्या अच्छी बात लेनी है, वो संस्कृति में कुछ दिखाई नहीं देता। हम तो ये सोच रहे हैं कि जो महाभारत और रामायण की बात करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया। अभी हो गया तो अभी भी वही राजकारण चलेगा तो लोगों की क्या हालत होगी, वो सोचने की अभी ज़रूरत है। मैं तो सभी पक्ष वाले को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अभी एक ही बात सोचने की है
कि लोगों का क्या होगा। जी आम आदमी का जो डाउन टू अर्थ जाके लोगों को कैसे हम सुविधा दे सके, कैसे अच्छा हो सके, वही सोचने का मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। जी सत्येंद्र जी, आपकी ओर आते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे हमने पश्चिम बंगाल की बात करी, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके और कांग्रेस आगे चल रही है। और अगर हम एग्जिट पोल के नतीजे देखें तो एग्जिट पोल में जो नतीजे आए थे वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से उसमें बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो अच्छी बहुमति से जीत सकती है, फिर तमिलनाडु में भी बताया गया था कि डीएमके और कांग्रेस बाजी मार सकती है, जिस तरीके से असम में एग्जिट पोल में भाजपा को आगे बढ़ाया था। आपका क्या मानना है? तमिलनाडु की अगर बात करें तो जय ललिता जी है वो अब नहीं रही, उसके बाद ये विधानसभा का चुनाव हुआ है और करुणानिधि के जो पुत्र है वो डीएमके के चेहरे बने हुए थे और उनके चेहरे पे शायद उनको मत मिले हैं और बाजी मार ली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या कहना है तमिलनाडु पर? अगर आप 5 चुनाव का अवलोकन करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को गए टाइम से भी, क्योंकि गए बार भी हमारी तो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, उसमें वो अंदाजन 3 सीट हमारी बढ़ी है। अगर पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी में भी हमारी 2 सीटें बढ़ी है। केरला की बात करें तो केरला में हम लास्ट टाइम सिर्फ 1 सीट लेकर आ पाए, वहां पर भी हमारी 2 सीटें बढ़ी। तो अगर हम ट्रेंडिंग की बात करें, जैसे बंगाल की हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है कि हम प्लस सीट के ऊपर जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तमिलनाडु हमारे लिए एक अवलोकन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानता है कि जो भी रिजल्ट आए उसको हम शिरोमणि स्वीकार करते हैं। वो एक वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भय भीत में, जीवन पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। जो 2 सीट वाला पार्टी था, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 सांसद हमारे थे, तब भी हमारा यही विश्वास था। और आज जब हम लैंडस्लाइड थम्पिंग मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट में बैठे हैं, तब भी हमारा यही विश्वास है। हाँ, कई राज्यों पे हमको ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो मॉडल है, वो उन राज्यों में परकोलेट करने की ज्यादा जरूरत है। ये भी एक राजकीय कार्यकर्ता होने के नाते से मैं निखालसता से स्वीकारता हूँ, इसलिए स्वीकारने की जरूरत है। क्योंकि जैसे आप देखोगे तमिलनाडु में स्टालिन जो चेहरा बना हुआ है डीएमके, उन्होंने कितनी बार चेहरे बदले हैं, कितनी बार उन्होंने अपने लोगों के साथ, उनकी जो डीएमके कितनी बार स्प्लिट हुई है, वो क्या स्थिर सरकार दे सकते हैं तमिलनाडु में, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं उनको आपके माध्यम से शुभकामना देता हूँ। इसलिए शुभकामना देता हूँ कि जो जीते हैं वो इसके हकदार है। वो ममता दीदी भी इसके हकदार है कि आज का दिन वो बंगाल में सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है और उसका हम उनको अभिनंदन देते हैं। क्योंकि चुनाव की राजनीति, चुनाव की रणनीति वो हमेशा राष्ट्र नीति से ऊपर कभी नहीं हो सकती। और जिस डेमोक्रेटिक देश में हम लोग रह रहे हैं, उसमें जो जीता उसको अभिनंदन देना ये हमारे संस्कार है। मैं तमिलनाडु के बारे में 100% ये कहना चाहूंगा कि हम लोग, हमारी जो कोर कमेटी है, शीर्षस्थ नेतृत्व है, हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो आने वाले दिनों में उसका पूरा अवलोकन करेगा। ये जो सीट डेफिसिट हुई है, जिस तरीके का हमारा वहां पर मॉडल नहीं चला है, उस पर हम लोग भी काफी लेवल पर चर्चा करेंगे। आप इस चीज को मानोगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही फास्ट लर्निंग पार्टी है। हम लोग अगर कहीं पर भी कोई भी, जैसे आज मोरवा हड़फ में, एक और चीज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, मैं अभिनंदन देना चाहूंगा गुजरात की जनता को कि एक सीट जो मुरवा हड़फ की थी उसमें भी लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुखारबेन की हुई है। और वहां का जो माहौल था, क्योंकि उस चुनाव में कहीं मैं भी जा पाया था, तो लोगों का रुझान, लोगों की जो श्रद्धा, लोगों का जो अवकारास्पद अभिगम था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो देखते बन रहा था। तो इसी तरीके का जो माहौल है, जो बाकी राज्यों में भी रहे, बरकरार रहे, इसके लिए प्रयत्न हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व जरूर करेगा। जी बिल्कुल।
प्रशांत जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न वही है कि तमिलनाडु में अभी देखा गया है कि डीएमके और कांग्रेस का जो पल्ला है वो भारी नजर आ रहा है। अगर तमिलनाडु की राजनीति की बात करें तो आपको क्या लगता है कि एआईडीएमके और बीजेपी जो साथ में थी वो पीछे कहां पर रह गई? तो मैं अभी थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। 2014 से 2016 जब मोदी का पहली बार चुनाव हुआ और उनकी बहुत बड़ी लहर इसमें चली और उनका बेनिफिट पूरे बीजेपी को भी मिला। वो स्टेट में कहीं बीजेपी नहीं, वहाँ सब जगह आई। 17 के बाद वो या तो लहर कम हुई या जनता ने थोड़ा बहुत कुछ देखा था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, इस सब जगह पर बीजेपी का सत्ता कहीं न कहीं टूटता गया। तो ये कुछ दिखा रहा है कि सेंट्रल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट में जो कोई चीज मतलब चैलेंज था, या तो कहीं न कहीं ओडिशा की लहर थोड़ी कम होती जा रही है स्टेट में। इन सब स्टेट का नाम हुआ है, जहाँ पर दिख रहा था बीजेपी आ जाएगी लेकिन नहीं आएगी। सिर्फ बिहार को छोड़ और गोवा को छोड़, यूपी 2017 में हुआ था, तो यूपी अभी भी 22 में बात करेंगे, गोवा और बिहार को छोड़ के तो कहीं वो हाई सक्सेस को। सेकेंडली कि अभी आप तमिलनाडु में आ जाओ तो जिस जी तरीके से एआईडीएमके बहुत ही अच्छा कर रहा था और अम्मा का जो एक राज और अम्मा का जो एक अप्रोच था लोगों के साथ, वो कहीं बहुत अच्छा था। लेकिन अम्मा के जाने के बाद उनका पहले का डिस्प्यूट, ये पनीर सेल्वम का जो पहले डिस्प्यूट हुआ तो आपको जी जाना पड़ा, अभी के जो सीएम है, तो ये सब इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं विकास में अटका था। हम हर जगह बात करते हैं कि ब्रेक लग जाती है, जितने डिस्प्यूट सरकार में इंटरनल होते हैं उससे वो एक विकास की ब्रेक लग जाती है और उसका भुगतना जनता को पड़ता है। स्टालिन करुणानिधि का मतलब फ्लर्ट है। पांच आप देखो तो बहुत ही अच्छा विपक्ष का जो काम निभाना चाहिए, मैं पूरे देश में देखता हूँ कि विपक्ष जो भी रोल करता है वो लोग देखते हैं और फिर जनता उसको विपक्ष में से सत्ताधारी पार्टी में लाती है। तो वो जो रोल अदा करना है वो स्टालिन अच्छी तरीके से कर रहे हैं और इसीलिए इस बार स्टालिन पहले ही रेस में भी आगे एग्जिट पोल पे भी आगे चल रहे हैं। और जी जिस तरीके से तमिलनाडु इसमें क्या है, साउथ के जितने भी स्टेट है वो लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है और साउथ में आप देखो तो रीजनल पार्टी का वर्चस्व ज्यादा रहता है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। जो भाषा भाषी राज्य हम बोलते हैं कि वहाँ लो पार्टी को अच्छी तरह प्रेफरेंस, इसीलिए एआईडीएमके अगर बीजेपी वहाँ बैठती है और पूरे जी सेंटर में जो बीजेपी का हाल है अभी, इस तरीके से सेंटर कुछ ना कुछ इम्पोज करना चाहती है तो वो की स्कीम्स अच्छी होती है, लेकिन सेंट्रल का जो अप्रोच है उसके लिए वो अच्छा नहीं होता है कहीं ना कहीं, जहाँ बीजेपी फेवर्स नहीं होते। तो वो सब भी जनता याद रखती है और इसको ध्यान में रखते ही वोटिंग होती है। ये सब जो आज केरला में क्या हो रहा है, आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है, पौंडीचेरी एकदम क्रॉस बॉर्डर पे चल रहा है, अभी भी फ्यूचर थोड़ा हो जाएगा। तो ये पौंडीचेरी, केरला जी और तमिलनाडु, साउथ साउथ स्टेट का बहुत ही क्लियर है कि हमको लोकल पार्टी के साथ बैठना है और जो लोकल ही काम, इसलिए स्टालिन अच्छा परफॉर्मेंस वापस। जी प्रतिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिमा जी, आपका क्या मानना है? तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डीएमके और कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, तो आपको इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है? वहाँ डीएमके और कांग्रेस ने इतने सालों से ज़्यादा अच्छा काम किया है और जैसे प्रशांत भाई ने बताया कि वहाँ की लोकल जो पब्लिक है, वो भाषा भाषी की जो बात आती है, वहाँ पे वो लोग अपनी भाषा के लोग और अपने ही जो इतने सालों से काम किया हुआ है उनके ध्यान में है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो उनको ही चुनाव में जिताएंगे और उनके ही सियासत वो वहाँ चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो दंगल देश का में अभी हम बात कर रहे हैं कि 5 राज्यों के जब आज नतीजे हैं तब सरकार किसकी बनेगी। तो अभी वक्त हो चला है एक विराम का। विराम के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वाह,
वाडीलाल मटका कुल्फी। धिन धिन धागे त्रिगड़ तू ना कत्ता। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। मोनू, ए मोनू, मोनू डियर, oh my dear, come here, dear here here dear dear here, इधर तो आओ, dear dear here dear dear here, please, oh my dear, come here, dear here here dear dear here, आओ ना, dear dear here dear dear here, please, oh my dear, come here, what you do, real bite, ये बुलाता है।
आशे सर्वरे मात शुभ शकुन दिशे मध्यान शोभशे वीती गई छे रात जन्मभूमि नर्मदा सा जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात ये बेअरुणो परभार जय जय गरवी गुजरात वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। हम चर्चा कर रहे हैं कि 5 राज्यों में जब विधानसभा के आज नतीजे हैं तो सरकार अब किस और जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि रुझान क्या कह रहे हैं ये तो शाम तक पता चल ही जाएगा कि कौन से राज्य में किसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। सत्येन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सत्येन जी, आपका क्या कहना है? अभी हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर बंगाल में हमारी सरकार आई तो हम सबको फ्री वैक्सीन देंगे, और वो मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ था। और अभी देखा जाए तो कोरोना काल में वैक्सीनेशन को हम महत्व दे रहे हैं। तो भले ही ममता दीदी की सरकार बनती हो पश्चिम बंगाल में, लेकिन भाजपा क्या वहां पर लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए, या फिर आपको जैसे 3 सीट से 80 तक पहुंचा दिया तो फ्री वैक्सीनेशन देगी भाजपा पश्चिम बंगाल में? वैक्सीनेशन के लिए हमें तो प्रथम तो ये गर्व लेना चाहिए कि ये देश में बनी हुई वैक्सीन है, तो इस चीज का तो हम सभी भारतीयों को गर्व लेना चाहिए। भारतीय होने का मतलब ये होता है कि वो भारत देश का निवासी है, तो वो बंगाल से है, वो तमिलनाडु से है, वो केरला से है, पांडिचेरी से है, उसका भेदभाव न करते हुए भी जैसे लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव तो भाजपा के नेता द्वारा ही कहा गया था, ये स्टेटमेंट भी योग्य नहीं था। हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। आपने गुजरात में देखा होगा कि 18 प्लस जो 18 प्लस जो वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने काफी एग्रेसिव स्टैंड लिया है। काफी चुनावी एजेंडा में वो नहीं होना चाहिए ना। चुनावी एजेंडा में यही बोलना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में जो भी लोग रहते हैं सभी को वैक्सीन फ्री में मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेयर देने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है। आपने अभी अभी बताया कि पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी है, तो पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी है तो वैक्सीन के लिए सभी के लिए एक ही पहले से ही डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वैक्सीन सभी राज्य में सभी लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए। मेरी विनती इतनी है। अगर इस चीज को मैं मानता हूं तो फिर मैनिफेस्टो का कभी कोई मतलब ही नहीं रहता। नहीं, पर मैनिफेस्टो कोरोना पे क्यों? महामारी में मैं तो ये बताना चाहता हूँ सत्यन भाई कि महामारी में कोरोना को एजेंडा क्यों बनाया जाए? कोरोना एक सर्वसामान्य अपने सामान्य लोगों को भी मुहैया किया जाए, पूरे भारतवर्ष के लोगों को किया जाए, इतना कहने में क्या चला जाता? सिर्फ इलेक्शन का उसको मैंने तो मेरे पहले ही इसमें कहा कि भारतीय हमें ये गर्व होना चाहिए कि वैक्सीनेशन वाला विषय, ये भारतीय वैक्सीनेशन जो पूरे विश्व में चल रहा है जी, तो उसका हमको गर्व है। और आने वाले गर्व तो है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तो अब बढ़ानी होगी सत्येन जी। जिस तरीके से मैं आपको सिर्फ आपके माध्यम से एक जो कोर चेंज किया है लास्ट मंथ, जो कोर कमेटी बैठी थी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार, तो उसमें एक और चेंजेस हमने किया है। वो चेंजेस ये है कि जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोग जाते थे तो वो रजिस्ट्रेशन का समय और वैक्सीनेशन के समय में काफी डिफरेंस देखा गया है। हमारे में काफी बार ऐसा देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन को 15 मिनट लग रहे थे और वैक्सीनेशन को 5 मिनट। तो हमने 18 प्लस के जितने भी लोग हैं जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उनको प्री रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में डाला है। प्री रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल क्या है? तो ये प्री रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल ये है कि वो अपने घर से ही रजिस्ट्रेशन करके जाए, जिससे कि उनका समय कम हो और ज्यादा वैक्सीनेशन हम दे पाए। जिस तरीके से हम लोग एक नया टारगेट लेकर चल रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि हम वैक्सीनेशन ड्राइव, ये विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव भारत सरकार कर रही है और उसमें हर एक राज्यों को हम लोग बहुत ही निष्पक्ष भाव से जोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी,
वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता तो ही है। अब फिर से हम अगर चुनाव के मुद्दे पर आ जाए, अगर केरल की बात करें सत्येंद्र जी, तो वहां पर एलडीएफ अभी जो है वो आगे नजर आ रही है। अगर भाजपा की बात करें तो वहां पर केरल में खाता खोलना भी भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय जो पार्टी है उनका दबदबा ज्यादा है। और केरल की बात करें तो वहां से राहुल गांधी भी संसद है, यानी कि कांग्रेस के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी प्रतिष्ठा का जंग था कि अगर वहां पर अगर कांग्रेस हारती है तो उसका जो हार का ठिकरा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सिर पर आ जाता है। यानी भाजपा के लिए भी कहीं ना कहीं वहां पर एक दो सीट भी बहुत मायने रखती है और कांग्रेस के लिए वहां पर अच्छा दिखाव करना और ये सारी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके मतलब साथ चलना, कुछ सीटों पर अपना दबदबा कायम रखना, ये कांग्रेस के लिए भी बड़ी बात है। आपका क्या कहना है केरल के राजनीति के बारे में? हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य है और ये मैं निखालसता से स्वीकारता हूँ। जिस तरीके का वहाँ का डेमोग्राफिक्स है, वहाँ का जिस तरीके का वोट शेयर है, ये स्वीकारना जरूर रहेगा कि हमको ज्यादा कार्य केरला के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रीय राजनीति में हर एक राज्य पर जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का जो कोर है, जो बैकबोन हम कह सकते हैं, वो है हमारा संगठन। हमारे संगठन के लोग जो है वो किसी पद के लिए नहीं, तो उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शब्द है, जैसे मैंने अभी तक मेरे डिबेट में कहा है कि ये पद नहीं है, दायित्व है, ये प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है, ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने दायित्व को निभाने के लिए अपने पद को जवाबदारी के स्वरूप में लेता है, हम उसको होद्दे के स्वरूप में नहीं लेते। तो केरला में भी यही मॉडल हम आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। उसका एक सूक्ष्म अवलोकन होगा, एक कोर कमेटी की रचना हो रही है जो केरला के पूरे पॉलिटिकल सिनारियो को अवलोकन करके जो आने वाले लोकसभा के चुनाव है उनकी तैयारी और उसके साथ वहाँ के जो क्षेत्रीय चुनाव आएंगे उसकी तैयारी का अवलोकन करके उसमें एक नई स्ट्रेटेजी, नए जोश और एक नए जुनून के साथ हम लोग आगे आएंगे। जी अनिल जी, आपका क्या मानना है? केरल की अगर राजनीति की बात करें तो वहाँ पे एलडीएफ और यूडीएफ है, उनका दबदबा ज़्यादा है। अगर हम भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पे तो चंद सीटें लाना भी उनके लिए बहुत बड़ा मतलब मुकाम हासिल करने जैसी बात हो जाती है। आपका क्या मानना है? केरल कहा जाता है कि सबसे शिक्षित प्रदेश मतलब राज्य केरला है और केरला में शिक्षा का प्रमाण बहुत अच्छा है। तो मैं मानता हूँ कि सभी राजनीतिक दल अपना अपना जो भी विचार है, विचारधारा है, उसको वहाँ लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो रही है। और वहाँ की जो लोकल जो पार्टीज़ है वही चल रही है। उसका मतलब ये है कि वहाँ का लोग अपने लोगों को, वहाँ के लोगों को ही अपना बना के वो आगे बढ़ने का वो अपना तय रखती है, ऐसा लगता है। क्योंकि वो बाहर जो भी राष्ट्रीय पार्टी है उसकी विचारधारा से लोकल जो विचारधारा है वो मिलती जुलती नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रशांत जी, अगर देखा जाए, अगर बंगाल की बात करें तो कांग्रेस और लेफ्ट साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और केरल की बात करें तो वो हमेशा से अपोजिशन में नजर आते हैं। आपका क्या कहना है? ये कैसी राजनीति? देखिए, केरल के लिए मेरा ओपिनियन और जो ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास है, केरल एक सेल्फ डेवलप हुआ टूरिज्म प्लेस, सबसे बढ़िया इंडिया का जो दो प्लेस है। नॉर्थ में ऊपर चले जाओ तो बोले वैष्णो देवी और कश्मीर, और नीचे आ जाओ तो केरला। नेचुरल गिफ्ट है। हाँ, नेचुरल गिफ्ट है। अब हमारे यहाँ का स्विट्जरलैंड भी हम बोल सकते हैं। तो सेल्फ डेवलप्ड है, ऑटो मतलब गॉड गिफ्टेड ही होता जा रहा है। उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं। तो पॉलिटिक्स से बहुत ही दूर है पूरा स्टेट, और वो उस स्टेट में एक्सेप्ट टूरिज्म और कुछ भी नहीं है, ना इंडस्ट्रीज, ना और कोई ग्रोथ, ना और कोई एम्प्लॉयमेंट की बात है। स्टेट बहुत ही छोटा है। तो जिस तरीके से वो सेल्फ डेवलप हो रहे हैं, उनको पॉलिटिकल या योजनाओं या उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जैसे पूरे इंडिया से और बाहर से लोग आते हैं, टूरिज्म करते हैं, वहां से उनकी इकोनॉमी चलती है। तो केरला एक ऐसा स्टेट है कि जो बोल सकते हैं कि सेल्फ ही उसका विकास कर रही है और सेल्फ ही बढ़ता जा रहा है। हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट करता जा रहा है। उसको कोई पॉलिटिक्स की, कोई केंद्र की, कोई स्टेट की जरूरत नहीं है। वहां पर लेफ्टिस्ट की अगर जो बात करें तो लेफ्ट की जो विचारधारा, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है,
कि जितने भी मूढ़ीपति लोग हैं, मूढ़ीपति वर्सेस ये जो विचारधारा है, तो मूढ़ीपति लोग अगर तुम्हारे यहाँ घुस जाएंगे तो ये जो है वो भी नहीं रहने देंगे। जिस तरीके से बंगाल में लोग बोलते थे कि अगर भाजपा की सरकार आ गई तो तुमको बंगाल में नहीं रहने देंगे, अभी अगेन वापिस एक कॉन्ट्राडिक्टरी। जो बीजेपी और टीएमसी को आज जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हुई है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हुई थी, सीए एनआरसी की जो बात लोकसभा में हुई थी, ये सब अपने पैर पे कुहाड़ी ये लोग ने मार दिया आज। वही उनको प्रॉब्लमेटिक आज के दिन में बन रहा है, क्योंकि जिस घुसपैठियों को दीदी ये कर रही है, फेवर कर रही है, ऐसा जो, तो ये बंगाल के इस बार के इलेक्शन में मैंने एक चीज बहुत ही जो देखी है कि दोनों तरफ से नकारात्मक प्रचार, पूरा नेगेटिव इन्फ्लुएंस, एक भी सकारात्मक चीज नहीं। पक्ष कोई भी हो, लेफ्टिस्ट और कांग्रेस तो कहीं थी ही नहीं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी ने, दोनों में से एक भी पार्टी ने सकारात्मक प्रचार नहीं किया है कि हम ये करेंगे, ये अच्छी बात है आपके लिए लाएंगे। बस बीजेपी ने बोल दिया टीएमसी बहुत खराब है, टीएमसी चली तो बांग्लादेशी आ जाएंगे, मुस्लिमों को ये कर देंगे, वो कर देंगे। टीएमसी ने ऐसा बोला कि भाजपा आए तो सीए एनआरसी के थ्रू आपको बाहर निकाल देंगे, मुस्लिमों को तो पता देंगे यहाँ पर। तो ये जो पूरा नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाला प्रचार था, इसलिए जनता फीवरिंग होके जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, इसलिए वो सबने दीदी को ज्यादा दिया। और एक सोशल मीडिया पे जोक्स जो आ रहा है कि जिस तरीके से मोदी साहब दीदी वो दीदी कर रही थी, तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की जनता को ऐसा लगा कि कोई भाई अपनी दीदी के लिए वोट मांग रहा है तो दीदी को ही वोट दिया जाए। और दीदी को पूरा सहानुभूति मिल गई, क्योंकि आप देखिए 211 थी, आज 206 पे आ रही है। 5 और ये केरला में नहीं चला, बरोबर है प्रशांत भाई, और ये केरला में नहीं चला वो बात। हाँ, तो ये हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक बोली, अपनी अपनी अप्रोच, अपनी अपनी एक डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल व्यूज होती है। हाँ, और विचारधारा। लेकिन हाँ प्रशांत जी, यहाँ से जब स्लोगन की बात चली है तो कहीं ना कहीं भाजपा ने चूक कर दी। नहीं तो पहले देखा जाता था कि भाजपा सूत्र लाती थी, मैं भी चौकीदार, तो कांग्रेस उसको डिफेंस करने में लग जाती थी कि चौकीदार चोर है ये। लेकिन भाजपा ने ये बार जो दीदी के ऊपर खेला, यानी वो कहीं ना कहीं दीदी का प्रचार हो गया। नहीं, प्रचार भी हुआ, प्लस देखिए 2018 के इलेक्शन में हर जगह क्या था कि मोदी से कोई बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, वसुंधरा राजे की बात करें तो उस तरीके से बंगाल में इस बार मोदी से ही बैर है पर दीदी से कोई बैर नहीं। तो इस तरीके से स्टेट ने ऑटो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, देखो सेंटर की जितनी भी स्कीम्स थी, काफी सारी स्कीम ऐसी है आज की तारीख में जो टीएमसी ने वहां पर लागू नहीं की है, लेकिन उसकी जगह उसका एक सब्स्टिट्यूट या ऑप्शन दिया है। तो दीदी ने क्या किया, हर गांव में, देखिए दीदी वहीं से बड़ी हुई है, वहीं की नेता है, वहाँ का लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, तो दीदी को जितना वहाँ का जियोग्राफिकल नॉलेज है और हर एक गाँव में वहाँ गई हुई है। भाजपा के पास आज की तारीख में बंगाल में कार्यकर्ता नहीं है। देखिए प्रचार करने कौन गया था, पूरा भाजपा गया था, पूरी इंडिया से गया था, सब मिनिस्टर गए थे। कैलाश विजयवर्गीय कहाँ से, मध्य प्रदेश से। संबित पात्रा कहाँ से, दिल्ली से है। अगर अहमदाबाद से या गुजरात से नेता जाते हैं, वो कौन जाता है, नेता जाते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन लोकल बॉडीज में कार्यकर्ता होने चाहिए, वो भी बंगाल में बीजेपी के पास नहीं है, और उसके सामने टीएमसी के पास बहुत कुछ है। तो ये थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है आज की तारीख में। गुजरात में अगर कल टीएमसी आके बोले कि अब की बार 100 के पार, तो वो पॉसिबल नहीं, तो टीएमसी के लिए भी पॉसिबल नहीं, उसके लिए सपना है। तो वैसे बंगाल में आप जाके बोलो अब की बार 200 के पार, ये पॉसिबल नहीं। तो कुछ मैच्योर बात होती है, डेफिनेटली एक आक्रामकता होनी चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि बीजेपी 100 क्रॉस नहीं करेगी। उसका एक रीजन ये था कि बीजेपी के पास 18 लोकसभा सांसद है, एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीट आती है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 6 108। तो मेरा ऐसा मानना था कि इन बिटवीन 90 to 108 बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि मतों का तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, प्लस वहाँ की लोकल आप बात करो बंगाल में तो 28% मुस्लिम वोट, 14% एसटी वोट है। पिछली 2 चरण की आप देख लो, 8 चरण में इलेक्शन हुआ है, 2 चरण की 35 एंड 43 सीट्स, तो 88 सीट जो थी कंप्लीटली मुस्लिम प्रभावित, कंप्लीटली एसटी प्रभावित थी, वो सब टीएमसी के फेवर में जानी थी। इसीलिए तो आप देखिए कि 6 चरण के बाद मोदी, अमित शाह और भाजपा ने उनका प्रचार प्रसार थोड़ा कम कर दिया और फिर कोरोना की ओर लग गए थे। तो पहले 6 चरण में जो था उसमें से उनको कुछ आना था,
उनके जो लोग अभी आप और भी एक चीज देखिए कि बीजेपी के पास कैंडिडेट भी नहीं थे। 6 से 7 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने लड़ाया है विधानसभा, और 6 में से 4 आज हार रहे हैं। तो कुछ सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो शायद हार रहे हैं वहीं से। तो न कार्यकर्ता है, न नेता है, न लोकल बॉडी में ऐसा संगठन है, तो उतना हाई प्रसन्न भाई मुझे एक प्रश्न आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी ने अगर वेस्ट बंगाल में रैली नहीं की होती और कोरोना की महामारी में जो लग गए होते, तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीट मिल सकती थी? उसका डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलता, क्योंकि अभी तक देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज उसका दूसरा रीजन बताऊं कि ये कोरोना, हम आज से 2 महीने पहले एक डिबेट कर रहे थे कि कोरोना किसका मानता है, सरकार की मानता है। जो इलेक्शन फेस होता है उसमें कोरोना आता ही नहीं है। अभी आप देखो बंगाल के कोई आंकड़े ही अपने पास नहीं है ना, कोरोना कितना है, गुजरात में है, हर एक स्टेट का है, अपने पास बंगाल का कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन कल से शुरू हो जाएगा कि हर 3 में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ है। तो कल से अगर जो आएगा उसकी जगह और रूटीन में टेस्टिंग होता, रूटीन में ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग और पेशेंट में बाहर आते और सेंटर उसको हेल्प करता, तो भाजपा मैं तो वहां तक बोल रहा हूँ, मैं तो वहां तक बोल रहा हूँ, जितनी रैली की या जितना प्रचार का कार्य किया, वो सभी कार्य और सभी जो कार्यकर है, सभी को कोरोना में उन्होंने डाइवर्ट किया होता, तो मैं मानता हूँ कि अभी वेस्ट बंगाल में काफी अच्छा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला होता। आपको ऐसा नहीं लग रहा? बड़ी चुनौती जो है वो कोरोना को ही परास्त करने की है। वो कोरोना की चुनौती जो है वही वहाँ अच्छा एक आपको परिणाम दे सकती थी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? सत्येन भाई, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में? सत्येन जी, सत्ता के नजदीक ले जाते हैं। जी सत्येन जी, क्या कहना है? यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि अगर चुनावी रैली पे नहीं, लेकिन कोरोना को परास्त करने के लिए उतने प्रयास ज्यादा हुए होते तो शायद बीजेपी को जहाँ पर लॉस हुआ है वो लॉस इतना नहीं होता, क्योंकि लोग सोचते कि नहीं, अगर ये कोरोना को फाइट करने में इतना हेल्पफुल है तो ये अगर सरकार मतलब आएगी, ये पार्टी हमारी स्टेट में, तो हमारी स्टेट में काफ़ी जल्दी मतलब कोरोना से रिकवरी हो जाएगा, मतलब पिकअप रेट बढ़ जाएगा। बंगाल के लोगों ने विश्वास दिखाया ही है। जो पार्टी के 3 सीट हो वो अगर 83 पर 80 पर अगर आया है तो लोगों ने उनको विश्वास दिखाई है। ये इतने आप कोई भी विश्लेषण ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन छोड़ दीजिए, आप पूरे भारतीय इतिहास में जितने भी चुनाव हुए हैं, कितने इलेक्शन ऐसे हैं जहां पर 3 सीट वाली पार्टी ने 83 जीती है? कितनी कौन सी ऐसी पार्टी है जिन्होंने इतने लैंडस्लाइड बहुत कम सिलेक्ट है? क्यों? क्योंकि ये लोगों का विश्वास ही रहता है। लोगों का विश्वास अमित भाई पर, लोगों का विश्वास नरेंद्र भाई पर, लोगों का विश्वास। लेकिन आपकी बात सब कुछ सही है, लेकिन काफी पीछे रह गए ना। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ये जो रैलियां की कोरोना के वक्त में, वो अगर नहीं की होती और इतना ध्यान सरकार ने भारतवर्ष में जो महामारी हो रही है सभी स्टेट में, उसमें अगर ध्यान दिया होता, अगर वही मशीनरी उसमें लगाई होती, तो मैं मानता हूँ कि वेस्ट बंगाल के लोगों की सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के प्रति बढ़ सकती थी। मैं वही जानना चाहता हूँ। जो 80 आई है उससे मैं मानता हूँ कि 200 भी पहुँच सकती है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में, तो आप अभी यही मान रहे हैं कि रैली की वजह से ही 80 आई? रैलियों की वजह से तो चुनावी प्रक्रिया है, ये नहीं, अगर नहीं करते, मान लो कि रैली नहीं करते तो आपकी सीट कम हो जाती है, आप ऐसा मानते हो? तो उसका अवलोकन करना इस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत मुश्किल है कि वो रैली नहीं होती तो क्या होता, रैली होती तो क्या होता। बट हमारे पास तो हमारे कर्तव्य के सिवा, हमारे कार्यों के सिवा हमारे पास तो ईवीएम का कोई बहाना है नहीं। जैसे अगर आज भूलकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती तो कांग्रेस वाले या आप वाले लोग ईवीएम का लेकर आ जाते कि तो ईवीएम की मेरी पूरी राजनीति है। आज क्यों कोई पूरे दिन, सुबह से मैं चौथी डिबेट में हूँ, मुझे कोई भी एक भी डिबेट में ईवीएम की आज बात सुनाई नहीं दी। तो यानी ऐसा हुआ कि आप अगर केरला में जीत रहे हो तो वहां पर ईवीएम नहीं काम कर रहा है। अगर आप आज बंगाल में दीदी जीती है तो आज कोई ईवीएम की बात नहीं कर रहा है। जबकि गुजरात के जितने भी चुनाव के डिबेट में मैं गया हूँ उन सारे डिबेटों में ईवीएम एक प्रथम ये रहा है और उसमें चर्चा ही भी हुई है। मेरे को आश्चर्य इस बात की होती है
कि कांग्रेस उस चीज को एक ढाल बनाकर खड़ी रख रही है कि ईवीएम की वजह से ये लोग जीत रहे हैं। हमारे पास ईवीएम डिबेट में कोई कांग्रेस वाला है नहीं विरोध ठीक है, करने के लेकिन लिए। पश्चिम बंगाल में फिर भी हमने देखा कि बड़े बड़े चेहरे जेपी नड्डा हो, फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने इतनी सारी सभा को संबोधित किया, लेकिन फिर भी ट्रिपल डिजिट तक क्यों नहीं पहुंच पाई भाजपा बंगाल में? फिर भी क्या कमी रह गई? मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रही है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के पास है इतने सारे कार्यकर्ता, आज 1 करोड़ 4 लाख कार्यकर्ताओं की ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी एक सिस्टम बेस्ड कैडर बेस्ड एक पार्टी की जो डिफरेंसेस वाली पार्टी, जहाँ पर सत्येंद्र कुलकर्णी जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता भी एक डिबेटर के हिसाब से आपके सामने तो बैठा है। केरला में क्यों नहीं कुछ हुआ? लाखों कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर जन जन तक गली गली तक पहुंचने का एक उनका अथक प्रयत्न रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये भी मानता है कि नरेंद्र भाई भी हमारे मुख्य कार्यकर्ता ही है। वो तो अपने आप को कॉमन मैन ही कहलाना पसंद करते थे। जेपी नड्डा जी है, वो भी कार्यकर्ता है। तो हर एक कार्यकर्ता को उनकी पार्टी के चुनाव के लिए यथाशक्ति मेहनत करनी चाहिए और वही कार्य हमारे शीर्षक से नेतृत्व हमें सिखाता है। उसमें किसी भी तरीके का उनके पास से जो हम लोग चुनावी रणनीति सीखते हैं, हम जिस तरीके से कैडर को कार्य उसको फलश्रुति देने का जो कार्य वो लोग करते हैं, वो जो सीखते हैं, वो जो सीखना है हमारे लिए, हम पॉलिटिकल पार्टी, हमको एनजीओ नहीं चला रहे, तो हम हमेशा जानते हैं कि हमारा लर्निंग जो कर्व है वो हमेशा अप होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये चुनाव के लिए आजीवन तैयार रहता है। मैं आपको अभी से बता दूं कि 2022 के चुनाव की तैयारी शायद ये वर्ष के अंत तक हम लोग इसको स्वरूप देना स्टार्ट कर देंगे। और बहुत ही लेकिन नहीं, आपने जो बोला कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव के लिए तैयार रहती है, उसकी तैयारियों में रखती है, तो क्या यहाँ पर अगर हम गुजरात पर आ जाए, रिटर्न होम टाउन में, तो यहाँ पर दिखा गया कि जिस तरीके से मेडिकल की सुविधा के इक्विपमेंट्स को हरी झंडी दिखाई गई, फिर देखा गया कि जिस तरह से 900 बेड की अस्पताल बनी तो लाल चादर बिछाई गई, वो सब भी क्या चुनाव की तैयारियाँ ही थी कि वो सारे वीडियो काम लगेंगे 2022 के इलेक्शन में लोगों को दिखाने के देखो हमने ये किया था, इसका उद्घाटन देखो हमने किया है, क्योंकि ये चीज हमने आपको मुहैया कराई थी। भारतीय जनता पार्टी अविरत कार्य करने वाली पार्टी है। आप एक चीज हमेशा ये करोगे कि इसके बाद ये हम लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, हम लोग हमारे कार्य पर इलेक्शन लड़ते हैं। हम किसी परिवार के 1980 में किए हुए काम की वजह से हम इलेक्शन नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को भी एक लेवल के ऊपर नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कैडर है वो इतना सुदृढ़ है, इतना सक्षम है कि वो किसी भी कार्य को पार पाड़ने के लिए, आप लास्ट 1 साल में, 1.5 साल में जितने भी चुनाव हुए आप देखिए, 8 पेटा चुनाव हुई, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 8 में से 8 जीती। आज मोरवा हड़प हुई है, 9वीं इलेक्शन था, 9वें इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी आपके आंकड़े बढ़ाने की आदत में, आंकड़े बढ़ाने की बात को लेकर आपने मृत्यु के आंकड़े बढ़ाए हैं। ये राजनीति आपको छोड़नी पड़ेगी। आपने बंगाल में भी आपने आंकड़े बढ़ाने की लालच, आपने आज पूरे देश में, आज गुजरात में मृत्यु के आंकड़े बढ़ा दिए हैं। गांधीनगर के चुनाव हमने पहली पहल की थी, आम आदमी पार्टी ने उसको स्थगित करने की। आप भी कर सकते थे, स्थगित कर सकते थे। आपने सिर्फ सत्ता की लालच में, आज आपने सत्ता की लालच में स्मशानों में, हॉस्पिटलों में लाइनें लगा दी है, कतारों में लोगों को खड़ा कर दिया है। ऑक्सीजन की दिक्कत है, आपके ही नेता लोग डुप्लीकेट इंजेक्शन में कौभांड करते हैं। आज वडोदरा की हालत भी बहुत ही खराब है। आपके जो भी चुनाव प्रचार में जो भी लोग थे, उन लोगों को कोविड के लिए, सामने महामारी के लिए लड़ने के लिए, जैसे अनिल सर ने बताया, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ।
आज भी आपके पेज प्रमुख जो है, आपके जो काउंसिलर है, आपके जो एमएलए है, आपके जो सांसद है, क्यों नहीं निकल रहे रोडों पे? क्यों नहीं लोगों के लिए सहाय के लिए निकल रहे हैं? अभी भी आंकड़ों की राजनीति आप कर रहे हैं। अभी भी आंकड़ों के लिए आप खेल रहे हैं। लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार आप भाजपा वाले लोग ही हैं। नहीं, आप बहुत बोल रही है, आप पूरे देश को बहुत बोल के चुप करा रहे हैं। अब आपकी आवाज नहीं हम सुनेंगे। मैं तो उस दिन की डिबेट में ए न्यूज के माध्यम से ये विनंती करना चाहूंगा कि मेरी प्रतिमा बेन के साथ कोविड पर डिबेट रखे। आज एग्जिट पोल की डिबेट है। दूसरी बात के जो डिबेट में दिल्ली आप और गुजरात की सरकार की कामगिरी दोनों का अवलोकन की डिबेट रखे तो उनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है। आज नहीं कहा ये जा रहा था कि चुनाव खत्म होंगे, बाद में शायद सरकार जग सकती है, लॉकडाउन लगा सकती है। चलो सत्येंद्र जी, अब तो चुनाव के आज नतीजे आ जाने वाले हैं। आप कोरोना के लिए आगे क्या करोगे? को नुकसान नहीं, आप आम जनता को, आम आदमी को नुकसान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सोचिए ही मत, आम आदमी का सोचिए। नहीं, हम तो सोच ही नहीं रहे। हम जानते हैं कि आप पिक्चर में नहीं है कहीं पर। ये तो आप पिक्चर में नहीं है, हम जानते हैं। एसएसजी की हालत आप आज वडोदरा की मैं बात करूं, आप वडोदरा की बात करूं, एसएसजी में कितने बुरे हाल हैं। थे ना, आप पौंडीचेरी में थे, आप कोई भी जगह पर थे नहीं। आपने दिल्ली में क्या काम किया है वो तो दिल्ली की जनता भली भांति जानती है। तो मैं विनंती करूंगा के टीवी के माध्यम से कि ये एग्जिट पोल की डिबेट जब खत्म हो उसके बाद बेन के साथ मेरी कोविड रिलेटेड स्टेट वाइज डिबेट का आयोजन करें, जिससे मैं सिर्फ कोविड रिलेटेड बात करूंगा। ये अभी जो इलेक्शन है, अभी जो डिबेट चल रही है वो एग्जिट पोल पे चल रही है। जी चलो ठीक है, एग्जिट पोल और नतीजे पे डिबेट चल रही है। सत्येंद्र जी, मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है नतीजे चलो आ जाएंगे आज, यानी कि ये चुनाव का जो माहौल था उसको ऑफिशियली आज जो है वो लाल झंडी मिल जाने वाली है, क्योंकि नतीजे आ जाएंगे, यानी जिसकी सरकार बननी है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि कोरोना को तो हमें हराना है। ये चुनाव के मतलब रैलियां थी, कहीं बोला जा रहा था कि 2 मई के बाद ही शायद कुछ अब एक्शन नजर आए। अब आगे कुछ तो प्लान होगा। उसका प्लान आ गया ना, कल से लॉकडाउन लगा देंगे ये लोग बंगाल के चुनाव के नतीजे की राह देख रहे थे। क्यों आगे 15 दिन 20 दिन पहले क्यों नहीं लॉकडाउन लगाया? आज इतनी जानहानि नहीं होती अगर 15 दिन पहले लॉकडाउन लगाया होता तो। प्रतिमा बेन, देश हित के लिए जो करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। वो कब लॉकडाउन लगाना है, किस तरीके से लॉकडाउन लगाना है, आपके लिए बहुत इजी है ये कहना कि लॉकडाउन लगा दो, पर उसके पीछे के जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, उसके पीछे के जो आर्थिक कारण है, एक दिन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स दूर हो गई। कल से लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। सरकार चलाने के वक्त अब प्रजा समझदार हो चुकी है। ज्यादा प्रजा को उल्लू मत बनाइए आप लोग। आप अभी पिक्चर में ही नहीं है, तो आप कृपया करके लॉकडाउन का ये ज्ञान एटलीस्ट हमको ना दे। लॉकडाउन कब लगाना है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होते है, एक सामान्य रिक्शा वाला लॉकडाउन में उसकी क्या परिस्थिति, लोगों की मौत एक वक्त खाना खा के लोग जी सकते हैं। लोगों की जान जो चली जा रही है उसमें लॉकडाउन लगाना ही चाहिए। आपसे ज्यादा चिंतित है और इसी का कारण है कि इतने रोबस्ट सिस्टम हुए हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए कि इसकी जगह अगर कांग्रेस और आपकी सरकार होती तो आप कहाँ पहुंच। ये बैठ के बोलना बहुत। लॉकडाउन दिल्ली में लगा चुके हैं अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन लगा चुके हैं दिल्ली में। ये उन्होंने जो किया है उसकी वजह से दिल्ली में जो फाइनेंशियल क्राइसिस खड़े हुए हैं वो जरा पूछिए दिल्ली में। जानहानि तो बच रही है ना, जानहानि तो बच रही है। फाइनेंशियली तो पिछले साल भी बहुत भुगत चुके हैं, लेकिन पिछले आंकड़े जानहानि इतने नहीं थे। कंडीशन रूम में बैठ के लॉकडाउन करना, इसकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। आपको इसके पीछे के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। चलो ठीक है प्रशांत जी, यहाँ पर मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा ये चल रहा है कि कहा यह जा रहा था, सोशल मीडिया में भी हमने देखा है और सभी बोल रहे थे
कुछ विश्लेषक भी बोल रहे थे कि 2 मई जाने दो, उसके बाद शायद हमको देखने को मिल सकता है लॉकडाउन, क्योंकि जिस तरीके से ये दूसरा स्ट्रेन है उसने आतंक मचा रखा है और जिस तरीके से सारे राज्यों में काफ़ी सारे राज्य हैं जिसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। यानी लॉकडाउन जो है वो अंतिम विकल्प है और वो अंतिम विकल्प शायद अब हमें चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंतजार कर दिया कि कुछ दवाई से मिट जाए, कोरोना कंट्रोल में आ जाए, लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार, तो ये अंतिम विकल्प का शायद समय आ गया है। नहीं, डेफिनेटली अब हम अंतिम विकल्प की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी बोला था कि 3-4 दिन का एक लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन उसको भी शायद गवर्नमेंट ने नहीं लगाया और वो लाचारी के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है गुजरात में। भले उनका संख्या बल बहुत ही अच्छा है 65, लेकिन कोई भी विपक्ष ने कहीं पर भी हिम्मत नहीं किया सुओ मोटो के लिए अप्लाई करके या कंटेम ऑफ दी कोर्ट। एक्चुअली हाईकोर्ट ने बोला फिर भी सरकार ने नहीं लगाया, तो कंटेम ऑफ दी कोर्ट का भी एक लग सकता है अगर विपक्ष चाहे तो। विपक्ष राज्यपाल गवर्नर को देके हाईकोर्ट को बोल सकती है कि आपने बोला फिर भी लॉकडाउन नहीं लगाया, और लॉकडाउन के सामने सिर्फ 1 घंटे का कर्फ्यू बढ़ाया। बाकी जो छूट-छाट वाली बात की, हर रोज थोड़ी छुटपुट आ रही थी, जैसे महाराष्ट्र में था, क्या था मुझे अभी मैं याद करना चाहता हूँ, रोहित सरदाना का शब्द था कि लॉकडाउन नहीं पर लॉकडाउन से कुछ कम नहीं। वो महाराष्ट्र में दिख रहा है, उसके सामने गुजरात में आपको कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए, पिछले साल का जो भी 2-2.5 महीने का लॉकडाउन था, उसमें हम सब लोग ने काफी सारी चीज एक्सपीरियंस कर ली है कि घर पे बैठना, वर्क फ्रॉम होम, वैसे भी अभी बाहर सब कुछ ऐसे ही बंद जैसा है। तो मतलब ऑटो वाला अगर है, रिटेलर है, वो सब वैसे भी बंद पड़े हैं, सिर्फ मतलब शोबाजी की तरह खुला है, कुछ चलता नहीं है एक्सेप्ट प्योर रिटेल सेक्टर। तो अगर आज से 20 दिन पहले पहला लॉकडाउन गुजरात सरकार ने सिर्फ वीकेंड का भी दे दिया होता तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेक थ्रू मिल जाता। वो भी नहीं हुआ, उसके सामने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन। और दूसरा, मैं एज अ विश्लेषक काफी से बार ये सब चीजें नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमारे सीएम पता नहीं कौन सी राह देख रहे हैं, या तो लॉकडाउन लगाने के लिए या कुछ भी करने के लिए उनको ऊपर से परमिशन लेनी होती है। क्या होता है अभी, कल से हम देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल से मुझे एक चिंता ये भी सताई जा रही है कि जिस तरीके से अपने यहाँ अभी आज 2 मई आ गई है, इलेक्शन मतलब रिजल्ट आ चुके हैं, कल से क्या होगा, मतलब पहली तो मुझे चिंता हो रही है क्योंकि काफी सारे लोग ने ये रैली की है, उसका जो रुझान आएगा और उसमें जो संक्रमित हो गए, तो उसमें ये बड़े बड़े नेता अगर ना आ जाए, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये बड़े नेता हो जो भी हमारी अभी सरकार चला रहे हैं, उनको संक्रमण ना हो और वो देश के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें आगे काम करे और देश हित में एक ऐसा डिसीजन ले कि इसकी चेन को इमीडिएटली ब्रेक करे। क्योंकि हम जो सेकंड लहर में है वो अभी पूरा लॉकडाउन नहीं है, तो ट्रैवलिंग यहाँ से वहाँ चालू रहेगा और बंगाल से लोग डेफिनेटली मूव होंगे, केरला से लोग मूव होंगे अभी, तो इसका कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशन बाकी राज्यों में आएगा। तो अभी बहुत ही एक मतलब पानी सर से बह चुका है, लॉकडाउन की एक सख्त जरूरत है। अभी बीजेपी को या मतलब मोदी साहब को ये लॉकडाउन ऊपर से ही देना पड़ेगा, तब जाके ये लोग मानेंगे। बाकी स्टेट वाइड जो भी चल रहा है, जैसे आज ओडिशा ने दे दिया है, दिल्ली में दे दिया है, महाराष्ट्र में चल रहा है, पंजाब ने दे दिया है, तो ये सब ने जो ऑटोमेटिकली दिया है उसको थोड़ा कड़काई से और सख्ताई से जो कराना है उसके लिए मोदी साहब को ऊपर से हुक्म देना पड़ेगा। जी अनिल जी, क्या मानना है आपका यहाँ पर मुद्दे दो चीज के चल रहे हैं? प्रशांत भाई से मैं 100% सहमत हूँ कि जो भी स्टेट में जो डिसीजन लिया जा रहा है वो ऊपर से सूचना का इंतजार होता रह रहा है और उसकी वो जो वक्त जा रहा है तो उसमें जो भी महामारी है उसमें भयानकता बढ़ती जा रही। मैं तो ये मानता हूँ कि ये बात प्रशांत भाई की सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सत्ता है तो उसका पूरा यूज़ करके ये महामारी को कंट्रोल करने के लिए राज्यवार समीक्षा करके सभी राज्य में जो भी कुछ पगला लेना चाहिए उसके लिए डिसीजन ले लेना चाहिए और एक बार एक तबक्कावार जो भी कुछ इम्प्लीमेंट करना है वो करना चाहिए। तब भी मैं मानता हूं कि महामारी से हम लिपट सकेंगे। अनिल जी, यहाँ पर हम चुनाव की भी बात कर रहे थे, बात करें पुडुचेरी की, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे नारायणसामी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यानी कि दक्षिण में कांग्रेस का जो इकलौता किला था वो भी गिर गया था और अभी जो रुझान बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को इसका लाभ मिल रहा है। आपको क्या लगता है पौंडीचेरी में जो मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम जो रिज़ाइन किया वो उसने बहुत गलत वक्त पे करके, क्योंकि उसको जब
सीएम थे तो उसको वहाँ रह के उसका लोकल जो प्रश्न था वो सॉल्यूशन करना चाहिए था। तो उसका भाजपा को उसको अच्छा एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट मिल गया कि जो मुख्यमंत्री है वो सत्ता संभाल नहीं सकते, वहाँ का कुछ काम नहीं कर सकते। इसी वजह से लोगों को भी उसके वहाँ जो सीएम थे उसके विरोध में, उसका विचारधारा में एक जो विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास नहीं पा सका वो। जी सत्येन जी, क्या बोलना चाहेंगे? पुडुचेरी में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे नारायणसामी, उन्होंने क्या इस्तीफा दिया? आपको दक्षिण में फिर से एक किला हासिल होता हुआ दिख रहा है। आप कांग्रेस की राजनीति को अगर बहुत बारीकी से देखोगे तो जहां जहां पर भी उन लोगों को शासन करने का मौका मिला है वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार के सिवाय, वंशवाद के सिवा कोई भी कार्य किया नहीं। इसका कारण ये है क्योंकि उनका जो गोत्र है वो उसी चीज को प्रमोट करता है। आए तो बोफोर्स कर लिया, कलमाड़ी जी ने जो एशियन गेम्स में जो भी ये कर लिया, तो उनका जो गोल है वो विकास की जगह पर हर एक और चीज है। तो उसका फायदा 100% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र भाई जिस तरीके से कटिबद्धता से और कार्य क्षमता से कार्य कर रहे हैं, आप मेरी बात को मानोगे कि उनके जितना एक्टिव प्राइम मिनिस्टर बहुत ही कम देश में हुआ है। मैं इस देश में तो इस देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैन वर्ल्ड में 14 घंटे 16 घंटे काम करने वाला एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है कि जिसने भारत को की छवि को सिर्फ देश पर नहीं बट अंतरराष्ट्रीय फलक पर भी उन्होंने उजागर किया है। तो नहीं, जहां तक बात है कनाडा में थैंक्स टू इंडिया और पीएम मोदी के जो लगे थे बैनर, उसमें कहीं ना कहीं हमने भी गर्व लिया था कि भारतीय होने के नाते। लेकिन ये रैली की वजह से वही इंटरनेशनल मीडिया में जब भारत देश को, आपको याद ही होगा वो चित्र काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो ज़मीन पर पड़ा हुआ हाथी जिस पे इंडिया ड्रॉ किया हुआ है और मोदी जी बैठे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें भी दुख होता है अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी मीडिया में भारत की और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी लिखा जाता है तो दर्द तो हमें भी होता है। लेकिन कई बार मुद्दे ऐसे होते हैं कि सबको चुप्पी साधनी पड़ती है। यथाशक्ति वो जो प्रयत्न कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। एक कि आपने कभी उनको एक दिन भी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा है और आप उनकी उम्र को जानते हो। दूसरा, वो कांग्रेस के प्रमुख के तरह हर 6 महीने में ऐसी अज्ञात जगह जाते हैं, नहीं जाते जहां पर हमारे कांग्रेस के प्रमुख जाने के लिए आदी है। अभी तक इतने सालों में उनका एक ऐसा लाउजी फोटो जहां पर वो यॉर्निंग कर रहे हो या बगासा ले रहे हो, ऐसा एक फोटो उनका नहीं लिया है। एक ऐसी व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है और जिनको कभी जेट लैग भी नहीं लगता। जब गए साल वो अमेरिका में थे, वहां पर उन्होंने 9 दिन का डकोड़ा उपवास किया था। सुबह आकर वो 8:30 बजे महाराष्ट्र की सभा लेने के लिए गए थे। भाई ये सब डिबेट करने के लिए एक समय अलग रखना, मोदी जी की भक्ति करने का, मोदी जी के बखान करने के लिए एक अलग सा समय रखना। अभी जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, उसकी बात कीजिए जरा। मैं समझता हूं कि आपको बर्नौल की जरूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि बर्नौल की हमें जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जान की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, हमें बर्नौल की जरूरत। अब मोदी जी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, 30 साल से गुजरात भी जानती है और 7 साल से देश भी जानता है। उसके लिए आप मत कहिए हमें कुछ, उसके लिए सब लोग जानते हैं। इसीलिए उनको राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाया है। इतने स्मशान में इतनी लाशें जल रही है, इतनी लाशें जल रही है स्मशान में। कुछ तो शर्म करो, अब तो कुछ शर्म करो। लोगों की मौत हो रही है, लोगों के परिवार बिछड़ रहे हैं, सुबह शाम बाप बेटे मर रहे हैं, भाई बहन मर रहे हैं। शर्म करो, अब तो शर्म करो। एंकर बहन को एक विनंती करना चाहूंगा कि जो डिबेट का डेकोरम है, जब मैं बोल रहा हूं तब बहन हर बार ऐसे बीच में बोलती है, वो ना बोले। उनका जब
प्रश्न आप खत्म मोदी हो जाएगा। भक्ति बंद कीजिए, हम बंद रहेंगे। आप मोदी भक्ति बंद कीजिए, हम बंद रहेंगे। कब से बोले जा रहे हैं मोदी इतने साल इतने घंटे काम करते हैं, इतने घंटे सोते हैं, वो सब जानते जी हैं। सत्येंद्र जी, यहाँ पर बात ये हो रही थी कि इंटरनेशनल लेवल पे जब भारत देश के बारे में या फिर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब कुछ खराब बोला जाता है तब हमें भी खराब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के महामारी के बारे में मतलब मुद्दा ही वो होता है कि कहीं ना कहीं सबको चुप्पी साधनी पड़ती है, भले गमे ही मतलब कितना राष्ट्र प्रेम क्यों ना हो। तो ये सिचुएशन कब मतलब सुधरी हुई नजर आएगी? मेरे को आपसे दो विनती है। एक कि आप मेरे को सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, जो दर्शक मित्र सुन रहे हैं। ये बहन को आप विनती कीजिए कि ऐसे आधे में से मेरी बात को काटिए नहीं और एकदम से चालू ना हो जाइए। उनको बोलिए कि अगर जब उनका समय आएगा वो कृपया करके अपने मुद्दे, अपने आंकड़े, अपने जो पॉलिटिकल उनका नॉलेज है, उनकी जो विचारधारा वो रखे, मैं उनकी बात को नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम डिबेट में होते हैं तब जब दर्शक मित्र देखते हैं तो वो आपकी मेरी बात को सुनते हैं। मेरे काउंटर को वो काउंटर जरूर कर सकते हैं, मैं उसका मैं रिस्पेक्ट करूंगा। उनको कोई चीज मेरी पसंद ना आए तो फाइंडिंग के साथ वो अपने आगे रखे, जैसे बाकी दो विश्लेषक रख रहे हैं। मेरे को उसमें कोई इश्यू नहीं। जी सत्येंद्र जी, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? मुद्दे पर आते हैं। जी हमारी छवि कहीं ना कहीं एक कोरोना की दूसरी स्ट्रेन हुई है, उसमें खराब हुई है, वो कब सुधरी जाएगी? नतीजे तो चलो आज आ गए, यानी कि ये वेस्ट बंगाल में नतीजा तो आ गया, लेकिन अभी कोरोना का क्या वेस्ट बंगाल? जी सत्येंद्र, मैं ये व्यक्तिगत तरीके से मानता हूँ कि ये जो सेकंड स्ट्रेन है ये फर्स्ट स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है और जो परिस्थिति है वो 100% चिंताजनक है। मैं इसको भी नहीं करता। अगर हम रहे हैं तो कोविड की ये परिस्थिति चिंताजनक है और इस चिंताजनक परिस्थिति में जितने भी प्रयत्न हो सके हर एक व्यक्ति को साथ में मिलकर करना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। इसमें तो मैं और एक चीज आपके माध्यम से ऐड करना चाहूंगा कि हम पक्षापक्षी के राजनीति से भी बाहर आकर कोविड रिलेटेड जो हम कर सकते हैं, अगर कांग्रेस ने हेल्पलाइन की है तो हमने वो हेल्पलाइन में जो भी तो मदद करने का प्रयत्न किया है। क्यों? कि ये महामारी इलेक्शन के रिलेटेड भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की हुई, सत्येंद्र कुलाबकर ने खड़ी की हुई, कोई भगवाधारी पार्टी के साथ हुई ये नहीं है, ये वैश्विक है। ये हमको समझना चाहिए। कोविड के स्ट्रेन सेकंड स्ट्रेन ने इतना डैमेज किया है पूरे विश्व को। जहां पर चुनाव नहीं हुए हैं ऐसे राज्य भी इफेक्टेड है, जहां पर क्रिकेट मैच नहीं हुई है ऐसे राज्य भी इफेक्टेड है। जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में कहाँ चुनाव थे, बट वहां पर उनके आप फिगर्स देखो, दिल्ली के अगर आप फिगर देखोगे तो वहां पर तो कोई क्रिकेट मैच नहीं हुई थी, वहां पर कोई चुनाव नहीं हुए थे। तो कृपया करके कोविड जैसी महामारी को किसी एक वाक्य के साथ, किसी एक इंसिडेंट के साथ, किसी एक पार्टी के साथ जुड़ना हमें बंद करके उसके लिए जो इस प्लान खड़ा हो सके, कैसे हम ऑक्सीजन की सुविधा खड़ी कर सके, कैसे हम वेंटिलेटर्स बेड खड़े कर सके, कैसे हम बाईपैप बेड खड़े कर सके, उस पूरे चीज की चर्चा विचार करनी चाहिए। और उसके लिए जो हो सके यथाशक्ति एक व्यक्ति के हिसाब से भी अगर हम एक व्यक्ति का फोन उठाकर उसको मदद करके दूसरे कोई जगह पर बेड हम लोग मुहैया करा सके तो वो प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा मैं व्यक्तिगत तरीके से मानता हूँ। प्रतिमा जी, मैं अब आपकी ओर पे आना चाहूंगी। यहाँ पर बात ये हुई थी कि आयोग ने भी ये आदेश दे दिया था जब मद्रास हाईकोर्ट की फटकार लगी थी उसके बाद कि कोई भी मतलब जात का आयोजन नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं देखा जाएगा, कहीं जीत का जश्न नहीं देखा जाएगा। लेकिन अभी भी जो दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो भी राज्य में जो पार्टी आगे चल रही है वहाँ पर सारे उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ हो गई है, वहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कई लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। तो ये कोरोना काल में कितना उचित, अगर एक आयोग के द्वारा भी अब आदेश आ गया है तो फिर इसका उल्लंघन क्यों? बिल्कुल सही बात है। ये जो भी नेता लोग हैं जिनकी भी ये रैलियां हो रही है उनको ही ये स्टेप लेना पड़ेगा, उनको ही ये रोकना पड़ेगा, आयोग की बात माननी पड़ेगी। अभी कोई भी राजनीति हो, कुछ भी हो, कोई भी पक्ष हो, उससे ऊपर हमारे मानव है, हमारी देश की जनता है। तो अपनी पार्टी को लेके नहीं सोचना चाहिए, लोगों की जान के लिए सोचना चाहिए, लोगों का परिवार के लिए सोचना चाहिए। अगर हम रहेंगे तो ही देश रहेगा, हम रहेंगे तो ही राजनीति रहेगी।
तो आयोग की बात को इनको मानना पड़ेगा और यहीं पे ही उनको रोक लगानी पड़ेगी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके जश्न से दूर रहना चाहिए, उनको खुद को ही अपने आप को अपने घर में बंद कर देना चाहिए, तो कार्यकर्ता रोड पे निकलेंगे ही नहीं। जी, तो ये जो बात है, ये लोगों की सोच, लोगों के लिए सोचना है, अपनी जनता के लिए सोचना है, अपने देश के लिए सोचना है, अपने परिवार। जबकि हम कहते हैं कि सभी भारतीय अपने भाई बहन हैं, तो अपनी भारतीय भाई बहन की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपनी है। पर न्यायालय तो ये बताते, मैडम एक मिनट में आपके लिए बीच में टोकता हूँ कि न्यायालय तो वो बताती है कि चुनाव आयोग की गलती है। तो चुनाव आयोग ने पूरी इतनी गलती की है और गलती करने के बाद अभी ये वो रोक लगा के वो जो एक नया मसला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जो सुविधा देने वाले हैं वो सुविधा देते नहीं, और जो सुविधा जिसको चाहिए वो अपने आप मान लो कि वो एक मास्क नहीं पहनते, उसको 1000 रुपया की पेनल्टी लग जाती है। और वहाँ बड़ी हॉस्पिटल है, बड़ी हॉस्पिटल में बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं जी। अगर बड़ी हॉस्पिटल में किसी को कुछ सुविधा नहीं मिले तो उसके लिए कुछ नहीं। तो तंत्र की जहाँ बेदरकारी है उसके लिए कुछ नहीं, और एक आधा आदमी एक मास्क नहीं पहने उसको 1000 रुपया पेनल्टी कर देते। तो ये जो न्याय की प्रक्रिया है, तो न्याय ऐसा होना चाहिए कि सभी लोगों के लिए उसके कक्षा के प्रमाण में उसको होना चाहिए। चुनाव आयोग ने बता दिया कि जो ये चुनाव किया है, अरे हाईकोर्ट ने के सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो ये इलेक्शन किया वही गलत है, चुनाव आयोग गलत है, तो चुनाव आयोग पे भी एक्शन लेनी चाहिए, उसको भी कठेड़ा में खड़ा कर देना चाहिए। अगर जो तंत्र वहीवट में काम कर रहे हैं उसकी निष्क्रियता या उसकी बेदरकारी जो होती है, अगर उसके सामने कुछ नहीं करेंगे, उसके सामने एक्शन नहीं लेंगे, तो मैं मानता हूं सरकार भी अपने काम में निष्फल हो सकती है, क्योंकि वो सरकार बदनाम हो जाती है। आप सोच लो कि गुजरात में इतने समय में, महामारी में कितने हॉस्पिटल में आग लगी। आप देखो कल परसों एक आग लगी तो कितने लोग मर गए। आप सोचो, बस खत्म हो गया। एक्शन क्या बोले कि कमेटी बिठा दी है, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, वो करेगी, वो करेगी, और ऐसे करके कितने हादसे हो गए। मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो आरोग्य सचिव श्री है क्या कर रही है, बस अच्छा कागज पे दिखा रहे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो भी सरकार है, सक्षम सरकार है, उसको सक्षम सरकार को सच्ची बात बताओ और एक्शन अच्छी तरह लो। मैं तो ये मान रहा हूँ जो डाक पिछड़ा करने वाले हैं वहीवटी तंत्र में बैठे, उसको साइड पे निकाल के अच्छे अधिकारी को लेके सरकार चलानी चाहिए जी। क्योंकि एक के बाद हादसा हो जा रहा है। हर बार वो क्या समझा रही है पता नहीं चलता, क्योंकि मैं तो काम किया है उसके साथ, मुझे पता है वो कागज पे इतना अच्छा दिखाने में इतने माहिर है, अवार्ड लेने में इतने माहिर है, और सरकार के जो पदाधिकारी है तो बेचारे को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गुल खिला रहे जी। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि ऐसे ऑफिसर को एक बार कठेड़े में खड़े कर दो और उसको साइड पे रख के दूसरे अच्छे अधिकारी को साथ में लेके सरकार को अच्छा काम करे ऐसा, क्योंकि अपने पास सरकार के पास सब कुछ है। मुझे पता है, मैं सरकार में इतने साल काम किया हूँ, सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है, हॉस्पिटल की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, फिर भी जो वहीवटी तंत्र की बेदरकारी की वजह से सरकार को ये नामोसी या शर्मिंदा होना पड़ता है। क्योंकि बार बार शर्मिंदा होना ये सरकार की गलती नहीं है, सरकार में काम करने वाले ऑफिसर की बेदरकारी ये साबित कर रही है। मैं तो सत्येन भाई से विनती कर रहा हूँ कि इतने अच्छे ऑफिसर है, उनको लेके ये वहीवटी तंत्र में थोड़ा सा अंकुश लाना चाहिए, नहीं तो ये बार बार ये हादसा नहीं होता। सही बात है, कहीं ना कहीं कड़े नियम करने की भी आवश्यकता है, रिपोर्ट मंगवाने की भी आवश्यकता है, कंट्रोल भी होना चाहिए, और मुख्य प्रधान जो है वो ऐसे होने चाहिए कि उनका दबदबा हो, उनसे लोग डरे ताकि वो कोई गलती ना करे या गलती करने से डरे। प्रशांत जी, अब मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात चल रही थी चुनाव की भी, और बात ये भी चल रही थी कि अब जब चुनाव के नतीजे हैं आज, तो अब कल से क्या कुछ करना चाहिए जिससे कोरोना को हम परास्त कर सके। अभी हमने पश्चिम बंगाल की बात की, हमने पुडुचेरी की बात की, आपका क्या कहना है? अगर हम असम की भी बात करें, वहां पे भी बीजेपी अभी आगे चल रही है, तो बीजेपी जितने स्टेट में और अभी उनकी सरकार बन रही है, तो फिर से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि उनको वहां पे भी कोरोना को परास्त करना है।
देखिए इस बार सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर जगह पर सरकार रिपीट हो रही है, हर जगह पर। देखिए आप आसाम में तो भाजपा रिपीट हो रही है, बंगाल में टीएमसी, तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत ही खराब टाइम चल रहा है। अब इस खराब टाइम में अगर सरकार बदलेगी, ऑफिसर्स बदलेंगे, पूरी सिस्टम बदल जाएगी तो उसकी हालाकी ही हालाकी होती है। हालांकि बल्कि ये कंटिन्यूएशन में जाएगा तो प्रॉब्लम कम आएगी। बात तो सही है। जहाँ पर भाजपा है, आसाम में, पौंडीचेरी में शायद भाजपा आ जाएगी, तो ये दोनों में मतलब भाजपा को हम बोले कि सेंटर और स्टेट दोनों आपके पास है। गुजरात में भी स्टेट भाजपा का है, सेंटर भाजपा का है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है गुजरात में, एक अच्छी चीज ये है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा। हमारे पास प्रॉपर है लेकिन पेशेंट ऑक्सीजन के पास पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको कैसे, हाँ वो मैनेजमेंट का जो लैकिंग है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और कितना, चलो पहली 5 दिन 10 दिन हम समझ सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट हो सकता है, कहीं से लाना है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, ये वो, लेकिन अब तो आजकल करते करते 15-20 दिन हो चुके हैं और अभी सेम किल्लत वाली हालत है हर जगह पर, किल्लत किल्लत किल्लत। कब तक हम ये सुनेंगे? और ऐसी सक्षम सरकार, अभी भी सत्यन भाई बता रहे थे 18 घंटे काम कर रहे हैं, अभी नॉर्मली 8 घंटे का ही ऑफिशियल आवर्स होता है, फिर भी गवर्नमेंट एक वीक में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम बहुत अच्छे कर सकती है। 8 घंटे वाली सरकार अगर अहमदाबाद को सोने की चिड़िया एक वीक में बना सकती है, तो ये मेरे मरीजों को 15 दिन 20 दिन तक ये ऑक्सीजन की किल्लत क्यों आ रही है इतनी सक्षम सरकार में? वाइब्रेंट गुजरात अगर 13 से 18 जनवरी होता है तो नवंबर से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो हमको तो पता ही था कोरोना है, सेकंड वेव में कैसा आने वाला है। ऑक्सीजन इस बार नया डिस्कवरी है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन ये स्ट्रेन ने ज्यादा किया है, लेकिन अपने पास इनफ है, सिर्फ इकट्ठा करना है हर जगह से। तो उसका कोई सेंट्रलाइज डैशबोर्ड नहीं है, कोई सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग में फेलियर है। ऐसा नहीं बोल रहे कि उनकी नीयत में खोट है, लेकिन प्लानिंग में जो फेलियर है, सरकार की नीयत अच्छी है लेकिन काम करने वाले की नीयत अच्छी नहीं है। तो जो ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है और सर्वपक्षीय, कभी कांग्रेस को भी बोलना चाहिए। मुझे याद है अभी उस दिन बात चल रही थी ना, 1983 में माधव सिंह ने विपक्ष को बुलाया था कि आप बताइए आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेंगे और मुझे करके दिखा दीजिए। तो वैसे अभी गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट चल रहा है हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों को बोल दीजिए विपक्ष को कि हर एक जगह पर वो जो 10-10 बेड 20-20 बेड की अरेंजमेंट करा के पेशेंट को वहां पर एडमिट करे, अगर वो सिस्टम में अंदर नहीं घुस सकते हैं तो कुछ ना कुछ वैसे सबको साथ में रख के सकारात्मक राजनीति, जो हम बोल रहे हैं ना बंगाल में कंप्लीटली नकारात्मक राजनीति हुई है, सकारात्मक राजनीति से दोनों पक्ष को गुजरात में साथ में रह के किसी ना किसी के लिए अभी ये किल्लत शब्द हमें सुनाई नहीं दे, और ऐसा ना सुनाई दे कि मुझे बेड नहीं मिला, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला। अभी भी अगर आज से 10 दिन बाद भी अगर ये प्रॉब्लम हमने को सुनने को मिलता है तो दैट इज अ बिगेस्ट फेलियर ऑफ एनी इकोसिस्टम, whether it's a Maharashtra, whether it's a Rajasthan or it's a Gujarat। बट अगर आप 15 दिन 20 दिन तक इतनी बड़ी सिस्टम से अगर ये अरेंजमेंट नहीं करा सकते तो इट्स अ फेलियर। जी, अब मैं अपनी आखिरी सवाल की ओर जाऊंगी। सत्येन जी, आपसे शुरुआत करते हैं यहाँ पर। चलो भाजपा को असम में जी प्रशांत जी थैंक यू जी, आप जुड़े इसलिए आपका शुक्रिया। तो सत्येन जी, मैं अपने आखिरी सवाल की शुरुआत आपसे ही करती हूँ। अगर यहाँ पर देखा गया कि आसाम में बीजेपी है, उसको आगे चल रही है, यानी कि बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। बंगाल की बात करें तो जिस तरीके से पहले भाजपा के पास 3 सीट थी, अब 80 के ऊपर सीटें आ रही है, ऐसा दिख रहा है अभी, यानी कि भाजपा को कहीं ना कहीं मत मिल रहे हैं। तो उतनी जो विस्तार होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भाजपा के एमएलएस पर आएगी। तो वो आगे का कुछ प्लान है आपका? क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि राज्य में कोरोना के संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, और बंगाल के भी अभी सामने आने ही वाले हैं। तो भले ही सरकार ना बनी हो बीजेपी की, लेकिन वहां पर जितने लोगों ने चुना है उनको मतलब फ्रंट लाइन पर आना ही पड़ेगा। उसके लिए आगे क्या प्लानिंग है? क्योंकि बात हुई थी सोनार बांग्ला की, भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी जितने विस्तार में भाजपा के एमएलए आएंगे उनको वहां पर सोनार बांग्ला तो बनाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही केंद्र में है, तो हर एक राज्य की जवाबदारी इररिस्पेक्टिव ऑफ उस राज्य में किसकी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। यानी मैं इस चीज को कहकर
किसी भी पार्टी का किसी भी राज्य के साथ का एफिलिएशन पूरा का पूरा खारिज करता हूँ और ये स्वीकारता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार होने की वजह से पूरे भारत देश के हर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी है। आने वाले दिनों में हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं कि जिस महामारी से हम और पूरा विश्व जिस तरीके से पीड़ित है उसमें से हम लोग बाहर आए, उसके लिए यथाशक्ति जो हमारे अनिल पटेल साहब ने भी जो गाइडलाइंस दी है उसको भी हम मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में सरकार में जहां जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उसका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आने वाले दिनों में जितनी रोबस्ट सुविधाएं हम खड़ी कर सके उससे कई गुना ज्यादा रोबस्ट सुविधाएं खड़ी करने का प्रयत्न करेंगे। और ये पूरा एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते से मैं कह रहा हूँ, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का उल्लेख किसी राज्य का उल्लेख न करते हुए इसको लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले, कितने जल्दी लोगों को अस्पताल मिले, कितने जल्दी उनको ऑक्सीजन मिले, उसकी एक अनेक जो सुविधाएं हैं लोगों को मेडिकल जो सुविधा हम कहते हैं वो मिलनी चाहिए। ये भी मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सामने मानता हूँ। मैं आपके सामने और एक चीज स्वीकारता हूँ कि आने वाले दिनों में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उसको और सुदृढ़ता से हम लोग करेंगे, जिससे कि जो लोगों को ये महामारी में तकलीफ पड़ रही है उसमें से हम लोग उनको बाहर निकालने के लिए अविरत प्रयत्न करेंगे। और हमारा एक पूरा रोड मैप तैयार होता है, आप एक चीज को मानते हो, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास वो इम्प्लीमेंटेशन की शक्ति है और एक पॉलिटिकल विल है कि जो हम लोग इस महामारी से पूरे देश को हम बाहर निकालेंगे। इसका मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। प्रतिमा जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। अभी तो चलो अगर 5 राज्यों की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं पर नहीं है, लेकिन आगे जाकर आम आदमी पार्टी जैसे कि गुजरात में भी उन्होंने एंट्री की है, तो ऐसे दूसरे स्टेट में भी आम आदमी पार्टी कब हमको उनकी मौजूदगी का एहसास होगा? बस जैसे हम लोग गुजरात में आ गए हैं, दिल्ली में तो है ही हम इतने साल से, आगे जाके हम उत्तराखंड में, गोवा में, अभी जम्मू कश्मीर में भी हमारी एक सीट है, तो ऐसे ही हम आगे के स्टेट्स में भी हम आगे जाएंगे और लोग हमसे जुड़ने के लिए तत्पर हैं। और जिस तरह से दिल्ली में काम कर रहे हैं वैसे ही काम हम देश में हर एक स्टेट में करना चाहते हैं। और देश के हर स्टेट की जनता भी आज इच्छा रख रही है कि आम आदमी पार्टी हर एक स्टेट में, हर एक शहर में, हर एक तालुका जिला में आए और जिस तरह से दिल्ली में काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वैसे ही काम सभी देश के सभी राज्य शहरों में करें। और हम भी तत्पर हैं सभी जगह जाने के लिए और सब लोग भी हमें लोग बुला रहे हैं। हम पार्टी का विस्तार हो रहा है, पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में आपके सामने ही सब लोग रिजल्ट आएगा और हम मजबूती से एक मजबूत विकल्प बनके लोगों के साथ सामने आएंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जी अनिल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम ओवरऑल देखें तो 5 राज्यों की जो सीटें हैं, यानी कि सरकार कौन बना रहा है वो तो स्पष्ट हो ही चुका है रुझानों से। आपको क्या लगता है, चलो आज नतीजे भी पच गए, लेकिन अब क्या कदम उठाना पड़ेगा? देखो, 5 राज्य में इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, उसका नतीजा भी आप शाम तक हो जाएगा। कौन किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी वो मायना नहीं रखती। मैं तो ये बताने जा रहा हूँ जो अभी सत्यन भाई ने बताया कि सरकार जो राज्य सेंट्रल में जो सरकार है वो पॉजिटिव सोच रही है, महामारी आगे नहीं बढ़े उसके लिए अच्छा कदम करने के लिए, अच्छा कदम लेने के लिए तत्पर है। दूसरी बात, मैं उसकी एक पॉजिटिव बात मैं कब से सुन रहा हूँ, पहले भी उन्होंने बताया कि उसकी केडर बेस, जो पूरा भारतीय जनता पार्टी है वो केडर बेस है, गांव तक है, ग्रास रूट लेवल तक का है। तो मैं तो ये मानता हूँ जहाँ जहाँ वहीवटी तंत्र फेलियर है वहाँ उनकी जो केडर बेस जो कार्यकर है उसको लगा के कहाँ कहाँ महामारी में दिक्कतें हो रही है उसका सुझाव करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, जहाँ वहीवटी तंत्र के ऑफिसर बार बार फेलियर हो जाते हैं उसके सामने कड़ी से कड़ा अंकुश लाना चाहिए। एक कड़ा कदम लेके लोगों को दिखाना चाहिए कि नहीं, जो नहीं काम करने वाले हैं उस ऑफिसर को उदाहरण स्वरूप
गुजरात से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो बार बार जो आरोग्य सचिव से लोगों को गुमराह कर रही है, सरकार को गुमराह कर रही है, सरकार उसकी वजह से बदनाम हो रही है, सरकार लोगों में इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है और वो सब सलामत की बात करके लोगों को गुमराह करी है, सरकार को गुमराह करी, तो उसको एक मिसाल के स्वरूप, उदाहरण के स्वरूप अंकुश के एक कुछ करना चाहिए। नहीं तो मैं तो ये मानता हूँ हाई कोर्ट को सुओ मोटो करके ये कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये हालत कब क्या खराब होगी मैं तो मानता हूँ। बहुत दुख होता है हर रोज़ कुछ न कुछ सुनते। सत्यन भाई ने बहुत पॉजिटिव बात की है कि जो सरकार में नहीं काम करने वाले हैं उसके ऊपर हम अंकुश ज़रूर लेंगे और अच्छे से अच्छा कदम लेके पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में महामारी आगे नहीं बढ़े उसके लिए कदम लेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। धन्यवाद जी, आप सभी इस चर्चा में जुड़े इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि 5 राज्यों में किसकी सरकार। शुरुआती रुझान ने तो हमें स्पष्ट कर ही दिया और इस ऐसा देखा भी गया कि एग्जिट पोल में जो कहीं ना कहीं पिक्चर सामने आया था, चित्र सामने आया था, वही सच होता हुआ नजर पे आया है। नंदीग्राम की अगर बात करें तो वहां पे ममता दीदी का जादू चल गया है। भले ही सूत्र दिया गया था कि 2 मई दीदी गई, लेकिन दीदी ने तो वापसी कर दी, दीदी ने तो हैट्रिक कर दी है। खेला होबे बहुत चला था, विकास होबे भी बहुत चला था, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं शायद बंगाल में के लोगों को वो विकास में शायद उतना उस सूत्र में उतना शायद मजा नहीं आया या फिर उन्हें विश्वास नहीं हुआ जितना विश्वास उन्हें ममता बनर्जी में है। ममता बनर्जी की बात करें कि जो 10 साल से मुख्यमंत्री पद पर वहां पर विराजमान है और उन्होंने सत्ता किस तरह बंगाल की हासिल की थी वो तो स्वयं में एक इतिहास है और एक बार फिर से उन्होंने हैट्रिक लगा दी है। और अब ये देखा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन आएगा, अगर सारी विपक्ष की पार्टी एक होती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी ममता बनर्जी की हो सकती है। क्योंकि अगर विपक्ष के चेहरे की बात करो तो और किसी पार्टी का कोई चेहरा विपक्ष के तौर पर, मतलब पूरे अगर हम भारत देश की बात करें तो उतना स्ट्रॉन्ग चेहरा कोई नजर नहीं आता जितनी ममता बनर्जी नजर आती है। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो उनके पास वो घड़ भी है, उनके पास राजनीतिक सूझबूझ भी है। हमने बंगाल में भी देखा था कि किस तरह उनके पैर में चोट लगी थी, फिर भी वो व्हीलचेयर पर निकल पड़ी थी अकेले ही और कभी भी वो कुछ भी बेबाकली बोल देती है, उनको किसी का डर नहीं लगता। अगर बंगाल में अब ठीक है सोनार बांग्ला तो नहीं चला, ममता दीदी ने इनका खेला होबे चल गया है, उन्होंने खेल में जीत की और भी वो आगे निकल चढ़ी है। और काफ़ी एक वो मुद्दा गरमाया हुआ था कि नंदीग्राम में कहाँ से उनकी स्कूटी जो है वो मुड़ गई, लेकिन वो स्कूटी ने तो नंदीग्राम ही नहीं बंगाल में भी रफ्तार पकड़ ली है। ठीक है जिसकी भी सरकार हो, लेकिन अब बात यह है कि जिन भी राज्यों में जिस भी पार्टी को लोगों ने चुना, अब लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि कोरोना को वो परास्त करके दिखाए, साथ में ही इकोनॉमी को बचा के दिखाए। लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प इसीलिए है क्योंकि पहले हमारे पास हम कोरोना से अजान थे, इसीलिए लॉकडाउन के सिवाय कोई विकल्प नहीं था और अब ये अंतिम विकल्प के तौर पर रखा गया, इसीलिए क्योंकि हमको इकोनॉमी को भी बचाना है, हमको आम लोगों का भी सोचना है, हमको गरीब लोगों का भी सोचना है कि जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। अब जिम्मेदारी सरकार की है। जनता जब मत देती है, जब नतीजे आते हैं, तब वहां पर अंत नहीं होता, लेकिन वहां से शुरुआत होती है कि लोगों ने तो आपको मत दिए हैं, लेकिन आप लोगों को क्या देते हो। ठीक है चुनावी रैलियां नहीं निकलनी चाहिए थी, डिजिटल प्रचार अगर किया जाता, अगर डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं, अगर डिजिटल प्रचार किया जाता तो बहुत अच्छा हो सकता था। चुनावी रैली निकाली गई, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि आगे भुगतना तो सरकार को ही है, जिसकी भी सरकार बने। और भाजपा की बात करें, अगर बंगाल में सरकार नहीं है फिर भी केंद्र में वो बैठे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि हर एक राज्य में जिसकी भी सरकार हो, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाजपा की ही आती है। तो चुनावी रैली करवा के फायदा क्या हुआ। और इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो जिस तरीके से भारत देश की और भारत देश के प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया, वो चित्र प्रस्तुत किया गया, दुख तो काफी पहुंचा। लेकिन मुद्दा ही कुछ ऐसा होता है कि तब हम अपने आप चुप्पी साध लेते हैं।
लेकिन समय यह है कि हम फिर से दिखा दें कि किस तरह भारत देश वो कोरोना को परास्त कर सकता है। जैसे कि हमने पहली लहर आई थी तब बहुत अच्छे मतलब सभी स्टेट गवर्नमेंट ने और केंद्र की सरकार ने काफी अच्छा काम किया था। फिर से एक बार हमारे पास मौका है कि हम जहां भी अभी तक गलती हुई उस गलती को अब हम वहीं पे छोड़ दें, लेकिन अब एक नई दिशा की ओर चले। सारी जो भी पार्टियां हैं वो साथ मिलकर आए, सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक मीटिंग करे और एक स्टैंडर्ड पॉलिसी लाए, एक स्टैंडर्ड कोई ऐसा कड़ा नियम लाए कि जो सभी मतलब ऑल ओवर इंडिया में वो प्रस्तापित हो, जिससे हम कोरोना को कंट्रोल में कर सके और फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो छवि है वो फिर से हम सुधार सके। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।